साउंड आ रहा है ना सर? हेलो हेलो, माइक चेक माइक चेक। आ रही है ना? ठीक, स्टार्ट करते हैं। एक मिनट एक मिनट। हाँ, क्या? सर बोलना शुरू करें? ओके डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हमारा एक कौन सा क्लास है आप लोग काउंट करिए। और अभी मैं 1.5 आवर का क्लास दे रहा हूं, बाद में इसको एक्सटेंड करके 2 आवर्स ले जाऊंगा, क्योंकि कुछ इन्वॉल्वमेंट हमारी राइटिंग में होगी, कुछ आपको मैं लिखना बताऊंगा। अभी तो मैंने अपने मेन प्रोग्राम को अनफोल्ड नहीं किया है, पहले फास्ट रीडिंग आपको सिखाना है। अब एक क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन आप डेली प्रैक्टिस करोगे, उससे आपकी रीडिंग फास्ट होगी। हर मोर्चे पर हमें काम करना है। हम एक लार्जर ऑब्जेक्टिव लेकर चल रहे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम आपको केवल सांस लेना नहीं बताएंगे, बल्कि सांस लेने की जो आप कह सकते हैं कि सांस लेने की कला भी सिखाएंगे। मतलब जो आपका स्टडी है, वो स्टडी में आजकल सबसे बड़ी समस्या मैंने आपको बताया यह नहीं है कि हम आपको क्या डिलीवर करते हैं, उससे महत्वपूर्ण यह हो गया है कि आप कितना रिसीव करते हो। क्योंकि आपका जो परफॉर्मेंस होना है वो इस पर डिपेंड करेगा कि आप कितना रिसीव करते हैं। तो आप जानते हैं कि मैं आपको विजुअलाइज कर रहा हूं कि आप लोग सुन रहे हो। आप लोगों को हर अवस्था में मैं देख रहा हूं, आप बहुत कंफर्टेबली बैठिए, मगर आप मेंटली अलर्ट रहिएगा, क्योंकि कोई भी बात मिस ना होने पाए। आवश्यक चीजें मैं आपको नोट डाउन भी करवाऊंगा। तो मैं आपसे एक दो सवाल पहले करना चाहता हूं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने जो बातें कही, उसमें अगर आप लोगों का कोई क्वेरीज हो तो मैं उसको रिप्लाई करूं, नहीं तो मैं फिर अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाऊं, फिर एक बार अपने स्कीम को याद दिलाऊं। क्योंकि हमारा वास्तविक पढ़ने का मजा उस स्कीम में है, उस कंटेंट में केवल नहीं है, कंटेंट के एडजस्टमेंट में है कि कैसे आप मॉडर्न हिस्ट्री को अनफोल्ड कर रहे हो, कैसे आप हिस्ट्री ऑफ 18th सेंचुरी को पहले कवर करोगे, फिर कैसे आप उपनिवेशवाद को कवर करोगे। और जो पीडीएफ मैं एडवांस में आपको भेजता हूं या बाद में ही भेजता हूं, तो पीडीएफ पर आपका विशेष नजर होनी चाहिए। उसको एक बार दो बार आप रिवाइज करो। और एनसीईआरटी पुस्तक जो मैंने पहले बताई है, पहले आप कक्षा 8 की एनसीईआरटी पुस्तक पढ़ के हमें दिखा दो, और जब वह काम आपका पूरा हो जाता है फिर मैं आपको दूसरी पुस्तक के लिए अनुशंसा करूंगा। लेकिन मुझे पहले आप लोगों में एक रेस होनी चाहिए कि 8th क्लास की एनसीईआरटी, और 2 बार आपको 8th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप साथ साथ भी चाहे तो पढ़ सकते हो। एक क्लास 8th की एनसीईआरटी ले लो, एक बिपिन चंद्रा जो पहले क्लास 12th की एनसीईआरटी थी, अब पुस्तक के फॉर्म में ब्लैक स्वान पब्लिकेशन से निकल गई है, आधुनिक भारत का इतिहास बिपिन चंद्र। और एक क्लास 12th की एनसीईआरटी जो मॉडर्न हिस्ट्री के, वो आपके पास तो होनी ही चाहिए। तो कोई मिस्टर अंकुर, यस सर। एनी क्वेश्चन फ्रॉम देयर साइड? एक है मिस्टर जावेद। या यस जावेद। अखंड भारत का। अखंड भारत का मतलब क्या, यानी भारत का खंड ना हो। अखंड भारत का मतलब ये हुआ कि हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप है, तो देखो अखंड भारत के मतलब भी अपने अलग अलग निकलते हैं। जैसे एक तो बहुत, अगर हम पैरोकियल संदर्भ में लेते हैं बहुत ही संकीर्ण रूप में, तो पाकिस्तान के साथ आता है कि पाक हमारा विभाजन हुआ, और देश का विभाजन जो हमने एक यूनिफाइड इंडिया का स्वप्न देखा था वो अधूरा रह गया, और अंत में भारत विभाजित हो गया। तो विभाजित होने के बाद जो हमारा भारत का अंश जो पाकिस्तान में कट गया, वो खंडित हिस्सा बन गया। आप यही समझे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी एक लंबे समय तक वो पाकिस्तान की रियलिटी को एक्सेप्ट करने में उन्हें परेशानी हो रही थी। एंड यू विल सरप्राइज टू नो दैट ही वाज यूजिंग द टर्म इंडिया एंड सेसेडेड पार्ट ऑफ इंडिया, सेसेडेड पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब वो पाकिस्तान शब्द को कुछ समय तक नहीं बोलते थे, वो बोलते थे भारत, और भारत का विभाजित हिस्सा। आप इसी से अनुमान कर सकते हो कि उनका थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा, तो इसी से आप अनुमान कर सकते हो कि पहले कैसी भारत के विषय में किस प्रकार की अवधारणा। जस्ट स्टॉप, नॉट स्टॉप मतलब डोंट स्टॉप प्लीज, मतलब डोंट इंक्रीज फर्दर। यस, डोंट इंक्रीज फर्दर, जस्ट कीप इट हियर।
That is too much. That will be comfortable. So पहले वो बहुत समय तक पाकिस्तान का भारत का विभाजित हिस्सा बोलते थे जिसका नाम पाकिस्तान है। तो इसको पैरोकियल संदर्भ में देखोगे तो पाकिस्तान के अलगाव को भी आप काउंट करो। उसके बाद जो अखंड भारत का स्वप्न देखते हैं वो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में भी सोचते हैं। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि उस दिन हमें और खान साहब जो थे और जब वार्ता हो रही थी अखंड भारत की, तो हम लोगों ने उसको एजुकेशनल टर्म में देखा है। और एजुकेशनल टर्म का मतलब हुआ कि जिसमें भारत को आज़ादी मिली उसमें 16% मात्र लिटरेसी रेट थी। आज इंडिया, देखो, भारत भूभाग में कम और भूभाग में बसे हुए लोगों में ज़्यादा बसता है। जब हमारे लोग ही आपस में विभाजित हो तो भारत फिर अखंड कैसे हो सकता है? इसलिए हमें आपस में एक यूनिफॉर्मिटी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहां तक हो सके इंटीग्रिटी लानी है। ये अखंड भारत का कॉन्सेप्ट हो सकता है कि एजुकेशनली इंडिया जो डिवाइडेड है उसको इंडिया को यूनिफाई होना चाहिए। वैसे तो ज्योग्राफिकल टर्म में उसका इस्तेमाल हुआ है जो मैंने आपको बताया है, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ यहीं तक रोकना चाहूंगा अपने आप को। और बोलिए। अच्छा, मैं आपको 4 कारण बताता हूँ। 4 कारण अभी मैं, आपने बल्कि मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्या है। देखिए, मैं वो प्रश्न ही करवाता हूँ। किसका है प्रश्न ये? राजीव, जस्ट वेट एंड सी, आई विल डू 1 क्वेश्चन ऑन मराठा। मैं इसमें आपको क्लियर ही करता हूँ। अभी मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी का मेरा प्रश्न अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी ये प्रश्न अधूरा है, मुझे अभी पूरा करना है। और कोई क्वेश्चन? देखो, हाँ, मतलब अफगानों में भी बंगस पठान भी अफगान है और रूहेला भी अफगान है। मतलब यू कैन से अफगान इज ए लार्जर टर्म, रूहेला इज द पार्ट ऑफ इट। जैसे आप कहते हो इंडियंस है, पंजाबी है, बंगाली है, बिहारीज है, उसी प्रकार से उसमें भी रूहेला अफगान का ही ग्रुप है। लेकिन अफगान है, लेकिन रूहेला के अलावा भी अफगान है। ओके, राइट। अब मैं पहला आप लोगों का आज से, जैसा कि मैंने पहले वादा किया था कि अब यू हैव टू स्टार्ट योर क्लास विद 5 क्वेश्चंस। 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ आपको क्लास स्टार्ट करना है। अंकुर, यू हैव टू बी केयरफुल नाउ। आई एम गोइंग टू प्लेस द क्वेश्चंस बिफोर देम। हम उनके सामने क्वेश्चन रख रहे हैं, प्रश्न रख रहे हैं, वो लोग उत्तर करेंगे और आप लोग फटाफट उत्तर करना, ज्यादा टाइम मत लेना। वो क्वेश्चन कहां गया? अब चलिए, पहला हम यहीं से शुरू करें। निम्नलिखित में कौन से राज्य मुगलों के उत्तराधिकारी राज्य नहीं थे बल्कि विद्रोह के माध्यम से स्थापित हुए? याद रखिए क्वेश्चन को, रीड द क्वेश्चन वंस। हम थोड़ा साइड हो जाते हैं आप लोगों की सुविधा के लिए कि निम्नलिखित में कौन से राज्य मुगलों के उत्तराधिकारी राज्य नहीं थे बल्कि विद्रोह के माध्यम से स्थापित हुए थे? अब इसमें पहला 1 है अवध, दूसरा है त्रावणकोर, तीसरा है जाट और चौथा है रूहेला राज्य। और आपको इसमें चुनना है। पहला चॉइस है ए 1 2 4, बी 1 3 4, डी सी 3 और 4 और डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन को समझिए, चॉइस को जल्दी पढ़िए और फटाफट उत्तर भेजिए वहां से, फटाफट, हमारे पास टाइम नहीं है। सी आ रहे हैं? कितने लोगों ने सी किया है? सभी लोग सी ही? गुड गुड माय फ्रेंड्स, हम आपको विजुअलाइज कर रहे हैं, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राज्य और शासक, एक अवध मुर्शीद कुली खान, दूसरा बंगाल अलीवर्दी खान, तीसरा त्रावणकोर मार्तंड वर्मा। उपयुक्त युग्मों में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? फटाफट। चॉइस ए केवल 1 और 2, चॉइस बी 1 और 3, चॉइस सी केवल 2 और 3 और डी उपर्युक्त सभी। बस आपके उत्तर की प्रतीक्षा है, जल्दी, फास्ट। यस, आई एम जस्ट वेटिंग, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आ रहा है उत्तर मिस्टर अंकुर?
अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। आप लोग 2 लिखिएगा, 2 टाइप करके और सब चॉइस नंबर टाइप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 टाइप करके चॉइस नंबर टाइप करिएगा जल्दी। सी आ रहा है। हाँ तो तुम इसमें क्यों बोले, तुम सी बोलो ना फास्ट दे, तो इसमें भी सी ही आ रहा है ऐसे। मतलब यू इवन यू जस्ट सिंपली, हाँ मतलब तुमको ही तरफ टाइट होना चाहिए। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन। सी आ रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर, तो सी तो आएगा ही। चॉइस नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यू पीपल आर राइट। चलो 2 क्वेश्चन करेक्ट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की विफलता के क्या कारण थे? सोच लीजिएगा। 1, भारतीय राज्यों का समर्थन नहीं होना। दूसरा, मराठा सरदारों के बीच मतभेद। तीसरा, मराठों के पास अपेक्षित संख्या में सैनिक नहीं होना। 3 है और इसका उत्तर है ए का केवल 1, बी का केवल 2, सी का 1 और 2 और डी उपयुक्त सभी। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर नाउ। आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 टाइप करके फिर आप आंसर दीजिएगा, ताकि क्वेश्चन को डिस्क्रिमिनेट हम कर सकें। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अंकुर, व्हाट इज द सिचुएशन? सी। सी। अरे वाह, गुड गुड, दे आर द स्मार्टेस्ट चैट। ये लोग बहुत स्मार्ट बच्चे हैं। बिल्कुल सही, ये भी आपने सीख किया 1 और 2। बिल्कुल, ये जो पॉइंट नंबर 3 है वो आपको फंसाने के लिए मैंने डाला था। देखिए, भारतीय राज्यों का समर्थन नहीं होना, दैट इज करेक्ट। ज्यादातर सी आ रहा है। यस। और मराठा सरदारों के बीच मतभेद है, यह भी करेक्ट है। लेकिन मराठों के पास अपेक्षित संख्या में सैनिक नहीं है, ये हम कैसे कह सकते हैं? ये आपको फंसाने के लिए डाला था। आप तो बाल बाल निकल गए। यू आर द स्मार्टेस्ट चैप। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 3 भी सही और तीनों का आंसर सी ही निकल गया। देखिए, अब निम्नलिखित में कौन से शासक अवध से जुड़े हुए नहीं थे? अवध से जुड़े हुए नहीं थे। 1, सफदरजंग। दूसरा, शुजाउद्दौला। तीसरा, सरफराज खान। उत्तर है चॉइस ए केवल 1 और 2, बी 1 और 3, सी केवल 2 और 3 और डी उपयुक्त सभी। ये 3 के 3 आपके हैं, 4 के 4। तो अब इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है, तो आप जरा सा इसको सिलेक्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 मार्क करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 मार्क करिएगा। आया आंसर? यू आर गेटिंग लेट माई गाइज। अब नाउ आई एम गोइंग टू रिवील द आंसर। सी। सी। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है? नहीं नहीं, तब इसका मतलब है कि करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 आप 4 नंबर देके फिर सी दीजिए, क्योंकि ऊपर भी सी है, हम कैसे डिस्क्रिमिनेट करेंगे? क्या रहा? सी आ रहा है। नो, गलत आंसर है। इसका आंसर है 1 और 2, सफदरजंग और शुजाउद्दौला। सरफराज खान बंगाल का नवाब था, जिसको मारकर अली वर्दी खान गद्दी पर बैठा था। मैंने आपको बताया था, इसलिए इसका आंसर पॉइंट नंबर 1 है। अब देखो, आई एम जस्ट डीलिंग विद अ क्वेश्चन दैट इज रीजनिंग क्वेश्चन है, रीजनिंग, तर्क शक्ति परीक्षण। तर्क शक्ति परीक्षण में 4 चॉइस है, और ध्यान करें, इसमें जो चॉइस नंबर ए है उसमें ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी में ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, और डी, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। आप लोग चॉइस को दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि प्राय मैं रीजनिंग का क्वेश्चन आपको देता रहूंगा। देखिए, एसर्शन में क्या है, 18वीं सदी के पूर्वार्ध में
मुगल साम्राज्य की जगह कई छोटे छोटे राज्य स्थापित हुए। ओके, रीजनिंग, औरंगजेब के पश्चात मुगलों की केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई थी। मतलब 18वीं सदी के पूर्वार्ध में मुगल साम्राज्य की जगह कई छोटे छोटे राज्य स्थापित हुए। और रीजनिंग, औरंगजेब के पश्चात मुगलों की केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई थी। तो अब असर्शन में है कि ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ए में है, और आर ए की व्याख्या करता है। बी में है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सी में है ए करेक्ट है आर गलत है, और डी में है ए गलत है आर सही है। आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो माय स्टूडेंट्स, अब नाउ यू हैव टू सिलेक्ट द राइट चॉइस। मैं आपको चांस देता हूं, अगर आपने किया तो किया, नहीं तो 1 मिनट में मैं आंसर रिवील करूंगा। ओके, कोई आंसर मिस्टर अंकुर? नो सर, नो आंसर? नो सर। क्या है आंसर 4 नंबर क्वेश्चन? तो अब आया है वो आंसर। अच्छा, अगर पहले मैं इनको क्वेश्चन भेज दूं तो चलेगा, लेकिन पहले क्वेश्चन भेज दूंगा तो उसमें फिर सिक्योरिटी नहीं रहेगी ना कि इसमें क्या इन्होंने पहले से किया है। तो मेरे विचार से इसका आंसर ए होना चाहिए। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर ए है। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में मुगल साम्राज्य की जगह कई छोटे छोटे राज्य स्थापित हुए, दैट इज करेक्ट। और इसका आंसर ये है कि रीजनिंग की औरंगजेब के पश्चात मुगलों की केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई थी। तो चूंकि एसर्शन में जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है, रीजनिंग में उसकी व्याख्या दी गई है, और चूंकि रीजनिंग में उसकी व्याख्या है इसलिए हम देखते हैं कि रीजनिंग और एसर्शन दोनों में मेल है। ए का कारण आर है, इसलिए ए आंसर है। दोनों करेक्ट है और व्याख्या करता है। अगर मान लीजिए इसमें से दोनों में से अगर दोनों करेक्ट होता परंतु व्याख्या नहीं करता, उसका कारण नहीं होता, तो फिर बी हो जाता। और अगर दोनों में से नीचे वाला गलत होता तो सी हो जाता, और ऊपर वाला गलत होता तो डी हो जाता। तो यही इसका होगा, और आगे से इसी चीज को ध्यान में लेकर चलना है। अब मैं स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इस क्षेत्र में ले चलता हूं और दूसरे क्षेत्र में। तो ये आपका ये एरिया हुआ। पहले मैं 1-2 क्वेश्चन करता हूं। एक क्वेश्चन आप इस पर ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में, और क्वेश्चन क्या था मैं बताता हूं। क्वेश्चन था कि पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध तीसरा युद्ध 1761 में घटित हुआ, 1761 में घटित हुआ। ये सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का था, बल्कि वही सेकेंड पार्ट ही मेन पार्ट था, तो वैसे ही उसने दे दिया था। इतिहास की भूप्रकंपी लड़ाइयां, इतिहास की भूप्रकंपी लड़ाइयां, प्रकंपी लड़ाइयां पानीपत में ही, इतिहास की भूप्रकंपी लड़ाइयां पानीपत में ही क्यों घटित हुई, क्यों घटित हुई।
This was a question in UPSC 2014. ये UPSC 2014 का क्वेश्चन है और 150 वर्ड्स, 150 शब्द। इतिहास की भूप्रकंपी लड़ाइयां पानीपत में ही क्यों घटित हुई। तो देखो, मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि भूप्रकंपी, एक्चुअली आई एम जस्ट गोइंग टू ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश एज वेल, सो दैट कि दो स्टूडेंट्स हु आर at our site and they are from English medium should equally be benefited. The question is, the third battle of Panipat occurred in 1761. Why did the earth-shaking wars at why did earth-shaking wars occur at Panipat alone? मतलब कि अर्थ शेकिंग, भूप्रकंपी माने पृथ्वी को हिलाने वाला वॉर। तो देखो, इसमें पहले हम सेकेंड हाफ को ही डील करेंगे। हालांकि मैंने आपको बताया कि नियम यह है कि पहले एक थेसिस लाइन होना चाहिए। तो थेसिस लाइन में मैं आपको क्या देना चाहूंगा, देखिए, आपको मैं थोड़ा पीछे ले चलता हूं तो आपको सूचना मिलती है कि सबसे पहले देखिए ये मानचित्र, ये तो खैर मॉडर्न मानचित्र है, लेकिन आप अगर मानचित्र पर देखेंगे तो यह है काबुल, यह है गजनी और यह है कांधार। तो ये भारत की वैज्ञानिक सुरक्षा पंक्ति, आज जो पाकिस्तान है वो कभी इंडिया का हिस्सा था, तो भारत की वैज्ञानिक सुरक्षा पंक्ति यही मानी जाती थी कि यह सुरक्षा पंक्ति जब तक भारत का काबुल, गजनी, कंधार सुरक्षा पंक्ति पर अगर भारत का नियंत्रण होता, तो यहां पर आप देखेंगे तो ये कहलाता था सुलेमान रेंज, जो हिंद कुश रेंज से सटा हुआ था, और यह था किरथा रेंज। तो सुलेमान रेंज में दो प्रमुख दर्रे थे, एक दर्रा था खैबर दर्रा, दूसरा था गोमल दर्रा, और दूसरा था किरथा रेंज। तो किरथा रेंज में एक महत्वपूर्ण दर्रा था जिस दर्रे का नाम था बोलन दर्रा। तो अगर कोई आक्रमणकारी अगर आता तो वो खैबर दर्रे से आता या फिर खैबर गोमल या बोलन दर्रे से आता। लेकिन अगर आपको काबुल, गजनी और कंधार सुरक्षा पंक्ति पर नियंत्रण है, तो इसका मतलब है कि ना तो वो खैबर दर्रे से आ सकता, ना गोमल दर्रे से आ सकता, ना बोलन दर्रे से आ सकता, एकदम उसका रास्ता ही पैक्ट हो जाएगा। लेकिन जब वैज्ञानिक सुरक्षा पंक्ति भारत की है टूटी, तो दूसरी सुरक्षा पंक्ति जा रही थी वो सिंधु नदी के आसपास से होकर। लेकिन अगर वह सुरक्षा पंक्ति भी टूट गई, तब तीसरी सुरक्षा पंक्ति थी लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर की सुरक्षा पंक्ति। अब अगर यह सुरक्षा पंक्ति भी टूट गई, तो उसके बाद दुश्मन की सेना के लिए खुला पंजाब, जैसे पंजाब क्रॉस कर गया, तो पंजाब लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर को जब क्रॉस कर गया, तब उसको हरियाणा का खुला मैदान मिल जाता था। तो हरियाणा के खुला मैदान में कोई चौक पॉइंट नहीं था, सीधा खुला हुआ मैदान बढ़ता हुआ दिल्ली की तरफ जाता रहेगा, और जब दिल्ली के पास पहुंचेगा तो उसका चौक पॉइंट एक पानीपत था। तो जो दिल्ली स्थित जो शक्ति होती थी, वो पानीपत में आके मोर्चा लगाती थी दुश्मन की सेना को रोकने के लिए। वही लास्ट चौक पॉइंट था, वो जस्ट उसी तरह का था कि वो दिल्ली का प्रवेश द्वार था, अभी भी 90 किलोमीटर के लगभग है जो दिल्ली से दूर है। तो वो दिल्ली का चौक पॉइंट था, जिस समय जब दुश्मन की सेना जब दिल्ली में प्रवेश करने वाली होती थी, तो पानीपत में वो मोर्चा लगाती मध्यकालीन भारत में। और इस तरह पानीपत में 3 भूप्रकंपी लड़ाइयां हुई, और उसमें आप देखेंगे कि एक सेना पंजाब के साइड से आती थी, दूसरी सेना, जैसे प्रथम पानीपत का बैटल हुआ तो इब्राहिम लोदी दिल्ली स्थापित शक्ति था, और उधर से पंजाब से सेना लेकर बाबर आया। जब द्वितीय पानीपत का युद्ध देखेंगे तो हेमू दिल्ली में स्थापित था, और फिर उधर से बैरम खान और अकबर सेना लेकर आया। और तृतीय पानीपत का बैटल देखेंगे तो मराठे ने उस समय दिल्ली और पंजाब पर वर्चस्व स्थापित किया हुआ था, लेकिन उसी समय अहमद शाह अब्दाली उत्तर पश्चिम से आया और पानीपत में दोनों के बीच मुठभेड़ हुई। तो मैं यहां पर बताना चाहता कि इस क्वेश्चन को कैसे आरंभ किया जाए। पहले इस बात को हम, तो देखो, इस क्वेश्चन को हम ऐसे आरंभ कर देते हैं। मैं इस प्रश्न को ऐसे आरंभ करना चाहूंगा, इसको आंसर में ऐसे लिख सकते हैं, हाँ, कि जब भी उत्तर पश्चिम
जब भी उत्तर पश्चिम का सुरक्षा घेरा कमजोर हुआ तो शत्रु सेना के लिए दिल्ली की ओर बढ़ना आसान हो गया। और चूंकि पानीपत दिल्ली का प्रवेश द्वार था, इसलिए निर्णायक युद्ध पानीपत में घटित होता। अब देखो ये आपका थीसिस बन गया। अब उसके बाद आप सिचुएशन दिखाइए। सिचुएशन कैसे दिखाएंगे? तो पैराग्राफ आप चेंज कर दीजिए और पैराग्राफ चेंज करके लिखिए कि उत्तर पश्चिम में भारत की वैज्ञानिक सुरक्षा पंक्ति, इसमें से दो अभी अफगानिस्तान में, अभी तो तीनों अफगानिस्तान में है। पहले जो कांधार हुआ करता था वो ईरान उस पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करता, जो कि पश्चिम एशिया की तरफ झुकाव लिया हुआ था। उत्तर पश्चिम में भारत की वैज्ञानिक सुरक्षा पंक्ति काबुल, गजनी, कंधार सुरक्षा पंक्ति थी। काबुल, गजनी, कंधार सुरक्षा पंक्ति थी। परंतु जब इस पर नियंत्रण छूट जाता तो सिंधु नदी सुरक्षा पंक्ति के रूप में कार्य करती। परंतु अगर वहां भी पकड़ ढीली पड़ जाती तो लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर सुरक्षा पंक्ति
दीपालपुर सुरक्षा पंक्ति अवरोध दीपालपुर सुरक्षा पंक्ति अवरोध का कार्य करती दीपालपुर सुरक्षा पंक्ति अवरोध का कार्य करती, किंतु अगर शत्रु सेना यहां भी भेदन कर जाती तब हरियाणा का खुला मैदानी भाग मिलता जिसे पार करना शत्रु सेना के लिए आसान हो जाता। अब दिल्ली में प्रवेश से पूर्व पानीपत एक्चुअली इंग्लिश में एक टर्म होता है चॉक पॉइंट। यस, हाँ, तो सर में एकदम। जानवी अगर मैप बनाओ तो सोने में सुहागा है। इफ यू कैन ड्रॉ द मैप दैट इज द बेटर ऑप्शन। बिल्कुल मेरी तरफ से खुली छूट है मैप बनाने की। तो जिसे पार करना शत्रु सेना के लिए आसान हो जाता। अब दिल्ली में प्रवेश से पूर्व पानीपत, इंग्लिश में कहते हैं चौक पॉइंट, परंतु हिंदी में बच्ची मुझे उसका कोई शब्द मिल नहीं रहा कि चौक पॉइंट को मैं क्या लिखूं। तो हम यहाँ पर एक शब्द देते हैं दूसरा कि दिल्ली में प्रवेश से पूर्व पानीपत एक अवरोधक का काम कर सकता। एक अवरोधक की भूमिका, अवरोधक का मतलब रुकावट डालने वाला, अवरोधक की भूमिका निभा सकता था। अवरोधक की भूमिका निभा सकता था। अवरोधक की भूमिका निभा सकता था, इसलिए अवरोधक की भूमिका निभा सकता था, इसलिए अवरोधक की भूमिका निभा सकता था, इसलिए निर्णायक युद्ध पानीपत में घटित होते मध्यकाल में तीन बड़ी लड़ाइयां पानीपत में घटित हुई।
पानीपत में घटित हुई। पानीपत में घटित हुई। अब इतना हमने लिख दिया, हमारा क्वेश्चन का लगभग आंसर हो गया। अब देखो उसने क्या किया है, तो उसने पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट याद करो, कहा कि पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में घटित हुआ। अब ये लिखने का उसका क्या क्या प्रयोजन था, ये पता नहीं, क्वेश्चन स्वेटर का यह प्रयोजन समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैंने अपनी तरफ से इसमें प्रयास कर दिया कि ठीक है ऐसा करते हैं। तो उसमें हमने अपनी तरफ से उसमें जोड़ दिया कि देखिए, चूंकि उसने लिखा है कि पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में घटित हुआ, तो हमें वहां देना है कि पानीपत का तीसरा युद्ध। अब इन तीनों युद्धों में पानीपत का तीसरा युद्ध इस बात में विशिष्ट था। अब देखो, जैसे पानीपत का पहला युद्ध हुआ तो दो पार्टी लड़ी, उसमें जो विजेता हुआ उसने दिल्ली पर रूल किया, याद करिए। जैसे प्रथम युद्ध में बाबर विजेता हुआ तो बाबर ने दिल्ली पर रूल किया। दूसरे युद्ध में अकबर विजेता हुआ तो अकबर ने रूल किया, हेमचंद मारा गया, हेमू विक्रमादित्य मारा गया। अब पानीपत के तीसरे बैटल में अफगानों ने मराठों को पराजित किया, लेकिन दोनों में से किसी का दिल्ली पर वर्चस्व नहीं हुआ, और अंत में दिल्ली पर वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की तो ब्रिटिश ने की। ब्रिटिश ने वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की 1764 में, जब पानीपत के बैटल में उसने मुगल बादशाह को पराजित किया, जिसमें शाह आलम द्वितीय भी था, बंगाल का नवाब मीर कासिम तो खैर पराजित होकर भाग गया था, मैं आगे बताऊंगा आपको, और जो बंगाल और अवध का नवाब सुजाउद्दौला पराजित हुआ। तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ब्रिटिश का एक तरह से पेंशन याफ्ता बन गया, पेंशन प्राप्त करने वाला, उसके संरक्षण में आ गया। इसीलिए कहा जाता है पानीपत के तीसरे बैटल के बारे में कि पानीपत के तीसरे युद्ध ने यह निर्णित नहीं किया कि भारत पर कौन शासन करने जा रहा है, बल्कि इसने यह निर्णित कर दिया कि भारत पर कौन शासन नहीं करने जा रहा है। मतलब इसने यह तय नहीं किया कि भारत पर कौन शासन करने जा रहा है, इसने तय कर दिया कि भारत पर कौन शासन नहीं करने जा रहा है। तो अब यहां पर हम बाद में इसको हम यही लिख रहे हैं, इसको देखिए। पानीपत का तीसरा युद्ध इस बात में विशिष्ट था, जहां तीसरा युद्ध लिखा वहां ब्रैकेट में आप 1761 भी लिख सकते हो, उन्होंने भी तीसरा युद्ध में 1761 लिख कर दिया है। इस बात में विशिष्ट था, विशिष्ट मतलब स्पेशल था कि इसने यह तय नहीं किया, इट डिडंट डिसाइड हु इज गोइंग टू रूल इन दिल्ली, rather it decided कि who was not going to rule in Delhi. Yes, डेफिनेटली लिख सकते हो, लेकिन कई क्वेश्चन में जुगाड़ नहीं होता है। जिस क्वेश्चन में पॉइंट्स में लिखने का जुगाड़ हो, पॉइंट में लिखो। जैसे मैं अगला क्वेश्चन देखो, पॉइंट में लिख के बता देता हूं तुम्हें। वैज्ञानिक सुरक्षा, यस, साइंटिफिक का मतलब यह हुआ, देखो हमने यहां पर साइंटिफिक सिक्योरिटी नहीं कहा है, हमने साइंटिफिक सिक्योरिटी डिफेंस लाइन कहा है, दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक डिफेंस लाइन। मतलब उसको कहते हैं वैज्ञानिक सुरक्षा पंक्ति। मतलब वहां पर अगर आपका नियंत्रण हो तो नेचुरली आपका बॉर्डर सिक्योर्ड है, डिफेंडेड है। तो आपका बॉर्डर अगर नेचुरली सिक्योर्ड हो जाता है वहां पर नियंत्रण से, तो इसको कहते हैं साइंटिफिक डिफेंस लाइन। इसको साइंटिफिक डिफेंस लाइन का नाम दिया जाता है। वो जो पॉइंट है वहां पर बॉर्डर नेचुरली प्रोटेक्टेड था, सो दैट वाज द स्पेशलिटी, वहां पर जो बॉर्डर था वो नेचुरली डिफेंडेड था। तो अब देखो यहां पर देते हैं कि पानीपत का तीसरा युद्ध इस बात में विशिष्ट था कि इसने यह निर्णित, और कोई क्वेश्चन निर्णित नहीं किया कि भारत पर कौन शासन करने जा रहा
करने जा रहा, बल्कि यह तय कर दिया कि भारत पर कौन शासन नहीं करने जा रहा, कौन शासन नहीं करने जा रहा, क्योंकि मराठे पराजित होकर दक्षिण की ओर लौट पड़े, पराजित होकर दक्षिण की ओर लौट पड़े और अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान की ओर कूच कर गया। अफगानिस्तान की ओर कूच कर गया, अफगानिस्तान की ओर कूच कर गया। अतः इसके कारण जो राजनीतिक की स्थिति आई, उसका फायदा ब्रिटिश ने उठाया। उसका फायदा ब्रिटिश ने उठाया। अब देखो, एक ये ऐसा प्रश्न है जिसमें कंक्लूजन निष्कर्ष लिखने की गुंजाइश ही नहीं है। क्वेश्चन ही बड़ा अजूबा था। पहली पंक्ति में दे दिया पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में घटित हुआ। फिर वो दूसरा पार्ट लिखता है कि इतिहास की भूप्रकंपी लड़ाइयां पानीपत में ही क्यों घटित हुई। और आप जानते हैं इसमें सेकेंड पार्ट ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पार्ट बस खानापूर्ति है। तो मैंने लास्ट में खानापूर्ति कर दी है, लेकिन उसका निष्कर्ष लिखने की गुंजाइश नहीं, क्योंकि दोनों बिंदु अलग अलग हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी विडंबना है कि मुगल बादशाह यानी दिल्ली के 90 किलोमीटर के अंदर, या आप कह सकते हैं कि 60 मील के आसपास, वहां पर एक निर्णायक युद्ध लड़ा जा रहा, जिसमें हिंदुस्तान के भविष्य का फैसला हो रहा। उसमें मुगल बादशाह की कोई भूमिका नहीं है। इस बात का प्रतीकात्मक अर्थ है, इसका प्रतीकात्मक अर्थ है कि व्यावहारिक रूप में मुगल साम्राज्य का अब खात्मा हो चुका था। इसका प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि अब व्यावहारिक रूप में मुगल साम्राज्य का खात्मा हो चुका था, क्योंकि वहां उस युद्ध में मुगल बादशाह की कोई भूमिका ही नहीं, और कोई भूमिका नहीं है तो जाहिर है उसका खात्मा हो चुका था। तो यह आपका प्रश्न हो गया। अब एक देखो दूसरा क्वेश्चन जो अभी किसी स्टूडेंट ने पूछा था, वे मराठों की विफलता में पॉइंट समझ में अब आपको आसानी से आ जाएगा। देखो एक क्वेश्चन ही फॉर्म कर देता हूं। क्वेश्चन ये है कि अपनी तमाम विलक्षणता के बावजूद मराठा साम्राज्य मुगल साम्राज्य को मुगल साम्राज्य को
मुगल साम्राज्य का विकल्प क्यों नहीं दे सका? क्यों नहीं दे सका? नहीं दे सका। नहीं दे सका। इस पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। इस पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। मत स्पष्ट कीजिए। अब देखिए यही प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न में आपको इस प्रश्न पर आपको अपना मत स्पष्ट करना है। यस, ओके, राइट राइट, वेरी गुड। इससे अच्छी बात क्या होगी? चलिए, ये तो आपने मेरा बहुत बड़ा भार हल्का किया। ये प्रश्न को पढ़िए, इस प्रश्न को आप लोग नोट डाउन करिए कि अपनी तमाम विलक्षणताओं के बावजूद मराठा साम्राज्य मुगल साम्राज्य का विकल्प क्यों नहीं दे सका? अपना मत स्पष्ट कीजिए। हाँ अंकुर बोलिए। विलक्षणता का मतलब होता है विशेषता, मतलब उसकी विशेषता का भी एक थोड़ा विकसित रूप है विलक्षणता। मतलब विलक्षणता यानी यूनिक, अंग्रेजी में अगर यूनिक समझते, अपना यूनिकनेस। मतलब मराठा एम्पायर वॉज द वेरी हैविंग द वेरी यूनिक कैरेक्टर। It could Marathas could create an empire which might have extended from southern India to northern India. And एक समय था कि जब बाजीराव फर्स्ट ने स्लोगन दिया था कि द मराठा फ्लैग विल फ्लाई फ्रॉम कृष्णा टू अटक, मराठा झंडा कृष्णा नदी से अटक तक फहराएगा। और बाजीराव फर्स्ट ने स्टेटमेंट दिया था, उसको बालाजी बाजीराव के समय तक वो सच हो निकला, क्योंकि जिस समय अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया है उस समय तक मराठों का झंडा वाकई में कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगा था। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट कि वह ताश के पत्तों की तरह ढह गया और फिर अफगानों के हाथों पराजित हो गए। तो इसी में प्रश्न यह उपस्थित होता है कि भाई मराठे के पास जब इतने पावर थे, इतना स्ट्रेंथ था, तो वह क्यों नहीं मुगल साम्राज्य का विकल्प दे सका? तो अब देखो ये प्रश्न है, तो इस प्रश्न को कैसे शुरू करोगे मैं आपको बताता हूं। आप लोग अगर नोट डाउन करना चाहो तो वो कर सकते हो। देखो उसको ऐसे शुरू करना है कि मराठा शक्ति 18वीं सदी के पूर्वार्ध तक, या मराठा शक्ति पूर्वार्ध तो समझते हो ना, जैसे 1701 से 1750 के बीच, हाँ 18वीं सदी, चाहे 18वीं सदी तक आकर मराठा शक्ति भारत की एक प्रमुख शक्ति के रूप में या सर्वोच्च शक्ति के रूप में उभर कर आई। मराठों का प्रसार मुगल साम्राज्य के कब्र पर हुआ और यह दक्षिण में कर्नाटक से लेकर उत्तर में अटक माने पेशावर के पास तक मराठे फैल गए और कृष्णा नदी से लेकर अटक तक मराठों का झंडा फहराने लगा। एक समय ऐसा आया कि ऐसा प्रतीत हुआ कि मराठा साम्राज्य अब मुगल साम्राज्य को विकल्प दे सकेगा, परंतु अपनी कुछ आंतरिक कमजोरियों के कारण मराठा साम्राज्य विकल्प देने में चूक गए या मराठा साम्राज्य विकल्प देने में विफल रहा। आंतरिक कमजोरियों के कारण, यही आपका थीसिस लाइन होगा, अपनी कुछ आंतरिक कमजोरियों के कारण मराठा साम्राज्य वह विकल्प देने में विफल रहा। अब पैराग्राफ चेंज करिए, अब पहले पॉइंट 1 दीजिए। तो पहले आप पॉइंट 1 में क्या दिखाना है? तो दिखाइए कि मराठों की कमजोर वित्तीय व्यवस्था। तो मराठों की कमजोर वित्तीय व्यवस्था में पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि मराठों के जो टैक्सेशन सिस्टम था, उस टैक्सेशन सिस्टम को, कर प्रणाली को क्या बोलते हैं? याद करिए, उसकी कर प्रणाली को बोलते हैं, जैसे एक तो उनका अपने क्षेत्र से, स्वराज्य क्षेत्र से खैर डायरेक्ट कर लेते थे, लेकिन जिन क्षेत्रों को पराजित करते थे वहां से जो कर का डिमांड करते थे, वह कर अपने आप में एक स्पेशल टाइप का कर था। जैसे उन क्षेत्र से वो डिमांड करते थे, उस कर का नाम होता था चौथ और सरदेशमुखी। चौथ उनके कुल राजस्व का 25% होता था और सरदेशमुखी उस राज्य का 10%।
तो किसी राज्य से अगर आप 35% छीन लेंगे तो वो राज्य कितना ऑफेंडेड होगा, कितना आपसे क्रुद्ध होगा, अनुमान कर सकते हैं। तो क्या होता था कि प्यार से तो कोई चौथ एंड सरदेशमुखी नहीं देता था। मराठे चाहे जितनी बड़ी बड़ी डिंग मार लें, लेकिन प्यार से कोई चौथ और सरदेशमुखी देता नहीं। तो मराठों को चौथ और सरदेशमुखी तैयार वसूलने के लिए हमेशा लश्कर, लश्कर सेना को बोलते थे, मराठा लश्कर तैयार रखना होता था। और बाद में नौबत यह आ गई कि 1 रुपया की वसूली में आपको 70 पैसे खर्च हो जाएंगे, क्योंकि इतनी सेना रखनी पड़ेगी। और उसका एक और बुरा पक्ष था, मैं आपको बता दूं, कि आप जिससे चौथ एंड सरदेशमुखी लेंगे वो आपसे खफा हो जाएगा, मैंने गुस्सा खा जाएगा। तो ये आपकी कूटनीतिक विफलता भी हुई। कूटनीतिक विफलता का मतलब है कि जिस समय आपको किसी देश की सहायता की जरूरत होगी या सहयोग की जरूरत होगी, तो आपका मित्र देश तो कोई नहीं बन सकता, क्योंकि आपका मित्र देश कौन बनेगा, आपने उन सबसे पैसे वसूल किए। तो मराठे उसी कैच 22 की स्थिति में फंस गए। जैसे उनकी कमजोर वित्तीय, जैसे आप देखो कमजोर वित्तीय ढांचा, आप कहोगे कि मैं मराठा राज्य का वित्तीय आधार कमजोर था। वो अपने पूरक आय के लिए चौथ और सरदेशमुखी जैसे आय पर निर्भर थे, जिसकी वसूली हमेशा अनिश्चित रहती थी। और सबसे बढ़कर उसने मराठा राज्य को एक सैनिक राज्य में तब्दील कर दिया, एक सैनिक राज्य में तब्दील कर दिया, मैंने सैनिक राज्य में परिवर्तित कर दिया। और सबसे बढ़कर कि उस कारण से उनकी कूटनीति की भी सीमा लग गई, क्योंकि उनके मराठी अपने मित्र राज्य पैदा नहीं कर सके। तो पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा। और पैराग्राफ चेंज करके दोगे कि संभवतः उनके चौथ और सरदेशमुखी पद्धति का ही परिणाम है कि मराठा, जैसे दूसरा पॉइंट देना, मराठा परिसंघ का सामंती चरित्र। परिसंघ क्या होता है मैंने समझाया था कि मराठों में जो 5 घटक थे, पूना का पेशवा, इंदौर का होलकर, सिंधिया, ग्वालियर का सिंधिया, नागपुर का भोसले, तो ये जो 5 घटक थे, उन सभी घटकों में आप देखेंगे तो उसके केंद्र में पेशवा होता था और फिर मराठा परिसंघ उसी के इर्द गिर्द घूमते थे। लेकिन सच्चाई यह था कि इन सभी को जब पेशवा बालाजी विश्वनाथ के समय ही, जो मराठा के विभिन्न घटक कैसे आए, उनको चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का राइट दे दिया कि आप इस क्षेत्र से वसूल करो, आप उस क्षेत्र से वसूल करो, आप उस क्षेत्र से वसूल करो। तो उसको वसूल करने के लिए उनको बड़ा लश्कर तैयार करना पड़ता, और लश्कर यानी सेना तैयार करनी पड़ती, तो पावरफुल हो गए और बाद में पेशवा के ही नियंत्रण से मुक्त होने लगे। तो एक तरह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल, यानी मतलब अपसारी शक्तियां, अपसारी शक्तियां, जो विकेंद्रीकरण की शक्तियां हैं, जो विखंडन की शक्तियां हैं, वो सक्रिय हो गई। और जो विभिन्न घटक है वो एक तरह से पेशवा से स्वतंत्र होकर स्वतंत्र व्यवहार करने लगे। तो आपस में उनका मेल मिलाप नहीं था। तीसरा पॉइंट दोगे, संकट के समय भी संयुक्त मोर्चा नहीं बना पाना। इसका एक दुखद परिणाम यह हुआ कि संकट के समय भी उन्होंने संयुक्त मोर्चा नहीं बना पाए। और फिर क्योंकि उनका मराठा परिसंघ सामंती था, इसलिए संकट के समय वह कोई महत्वपूर्ण मोर्चा नहीं बना पाए, या कोई अस्थायी मोर्चा संकट के समय नहीं बना पाए। फिर नेक्स्ट वन यह है कि भाई एक साम्राज्य को चलाने के लिए जितने ठोस आर्थिक आधार की जरूरत होती है, वह होती है विकसित कृषि, शिल्प एवं व्यापार। लेकिन मराठों की विडंबना यह रही कि मराठा रोमन साम्राज्य की तरह, जैसे पहले रोमन साम्राज्य यूरोप में था, वो जानते हैं रोमन साम्राज्य की क्या विशेषता थी? रोमन साम्राज्य की विशेषता यह थी कि रोमन साम्राज्य लूट के माल पर जीता था। मतलब वो अपना साम्राज्य में इकोनॉमी को डेवलप करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसका आय का एक अस्थायी साधन था दूसरे क्षेत्र पर हमला करके वहां से रिसोर्सेस, संसाधन प्राप्त करना। जब मराठी ने अपना विस्तार करना शुरू किया तो उनके पास तो कृष्णा तुंगभद्रा द्वाब जैसा उपजाऊ क्षेत्र था। फिर आगे गंगा यमुना द्वाब के उपजाऊ क्षेत्र पर भी वो कब्जा कर सकते थे। उन पर कब्जा करके वहां पर उत्पादन को बढ़ाते तो राज्य को एक ठोस आर्थिक आधार मिलता। लेकिन उन्होंने उत्पादन को बढ़ाने का प्रयत्न ही नहीं किया, बल्कि दूर दराज क्षेत्र को लूट कर वहां से संसाधन प्राप्त करने का प्रयास करते। ये 4 पॉइंट देकर देखोगे, उपयुक्त कारणों से निष्कर्ष दे दोगे, उपयुक्त कारणों से मराठा साम्राज्य मुगल साम्राज्य का विकल्प देने में असमर्थ रहे। काम चल जाएगा? अंकुर पूछो। ओके हो बच्चों? अपना आप रिएक्शन बताओ ताकि हम आगे बढ़ सकें।
ओके ओके है सभी लोग, राइट, वेरी गुड। अब देखो बच्चों, मैं आपको ले चलता हूं 18वीं सदी के उत्तरार्ध में। अभी तक आप पूर्वार्ध कर रहे थे, पूर्वार्ध का हमारा काम पूरा हुआ। याद रखिए, फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, हम लोग सिर्फ चैप्टर टू चैप्टर आगे नहीं बढ़ रहे, इंटीग्रेटेड बढ़ रहे हैं। हमने मॉडर्न हिस्ट्री को 4 पार्ट में बांटा है: 18वीं सदी का इतिहास, उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद और स्वतंत्रोत्तर भारत, यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। यानी पहला हमारा पार्ट है द हिस्ट्री ऑफ 18th सेंचुरी, सेकेंड वन कॉलोनियलिज्म, थर्ड वन नेशनलिज्म एंड फोर्थ वन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। तो पहला जो हम 18th सेंचुरी का हिस्ट्री कर रहे हैं उसको भी हमने 2 सब पार्ट में बांटा है। मतलब डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर, यानी 18वीं सदी का जो इतिहास है उसको पहला पार्ट है 18वीं सदी का पूर्वार्ध, और दूसरा पार्ट है 18वीं सदी का उत्तरार्ध, यानी फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी एंड द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। तो 18वीं सदी के पूर्वार्ध में द फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी है, उसका बेसिक थीम है मुगल साम्राज्य का पतन तथा क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना, डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर एंड द राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स, जिसका आपने क्वेश्चन किया है। और क्या मैं उम्मीद करूं कि 18वीं सदी का पूर्वार्ध इन लोगों ने डाइजेस्ट कर लिया हुआ है जो मैंने भेजा है अंकुर? पहले उन लोगों से पूछिए, क्योंकि मैं 18वीं सदी के उत्तरार्ध में घुसने जा रहा हूं, क्षेत्रीय राज्य की स्थापना। उसके बाद हमने डिबेट डिस्कस किया। डिबेट क्या था आप जान लीजिए। हमारा जो डिबेट था वो डिबेट यह था कि 18वीं सदी के पूर्वार्ध के इतिहास को हम अंधकार का युग माने या नई संभावनाओं से युक्त माने। तो हमने कहा परंपरागत इतिहास लेखन कहता है कि वह अंधकार का युग था, लेकिन जो नवीन इतिहास लेखन है, इतिहास लेखन का नवीन दृष्टिकोण है, वो मानता है कि नहीं, वह काल नई संभावनाओं से युक्त है। तो आप किसको मानकर चलोगे तो अब डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन झुकाव तो नई संभावनाओं से युक्त पर ही मानना है। तो हम 18वीं सदी के उत्तरार्ध में पढ़ रहे हैं, सब ओके है? पूछ लो। ये इशारा है, ओके गुड। अब चलिए, पहले मैं एक डायग्राम बना देता हूं। अठारहवीं सदी का उत्तरार्ध, यानी सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। अब देखो, पहले इसमें हम डायग्राम बनाते हैं, आप लोग भी डायग्राम को फॉलो करना है। आप लोगों को जब डायग्राम बनाना हो तो कॉपी को हॉरिजेंटली देख लेना, हॉरिजेंटली कर लेने से आपको ज्यादा चीजें आ पाएंगी। यूरोप में होने वाले परिवर्तन, यूरोप में होने वाले परिवर्तन। अब ये परिवर्तन क्या है? कुस्तुनतुनिया का पतन, कुस्तुनतुनिया का पतन। भारत के लिए वैकल्पिक मार्ग की खोज, वैकल्पिक मार्ग की खोज। ओके, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, हाँ
हाँ बिल्कुल, अगर चाहो तो बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन याद रहे तुम लोगों का नोट्स बनेगा उसी डिजाइन से जिस डिजाइन से मैं पढ़ा रहा हूं, तभी उसका मैक्सिमम फायदा उठा पाओगे। वैसे देखो, मैं आगे इसके लिए और भी कुछ प्रबंध करता हूं, तो मैं आपसे बताऊंगा। आगे मैं इसमें और भी कुछ प्रबंध करना चाहूंगा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि नोट्स बनाना तो अपनी कलम उठाना तो हमेशा उपयोगी है, उसमें कहीं कोई इस तरह की चीज नहीं है। इन लोगों को मैटर पहुंच गया है? और कोई? हाँ। सूरज है वो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सारे क्वेश्चन में मैप नहीं बनते हैं। जहां पर मैप डिस्प्ले होता है वहीं पर आप मैप, जैसे आप देखो ना, मैं मैप आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूं, हर जगह मैप बनाना आवश्यक नहीं है। कुछ जगहों पर आप मैप बना सकते हो। मैप तो मैं सिर्फ इसलिए देता हूं कि आप बेहतर समझो। आज मैं आपको मैप के सहारे बहुत कुछ समझाऊंगा। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, अब है ना, अब यहीं पर मुद्दा होगा यूरोपीय कंपनियों का आगमन, और तब मुद्दा होगा व्यापारिक व्यापारिक उद्देश्य से राजनीतिक उद्देश्य की ओर, या व्यापारिक उद्देश्य से राजनीतिक शक्ति की ओर कर्नाटक युद्ध 1744 से 63, बंगाल का युद्ध में दोनों हो जाएगा। बंगाल का युद्ध में हो जाएगा पलासी और बक्सर दोनों, 1757 1764 कर देते हैं बंगाल का युद्ध। और फिर बंगाल पर ब्रिटिश कंपनी की स्थापना, बंगाल में राजनीतिक शक्ति के रूप में ब्रिटिश कंपनी की स्थापना, तथा कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त, बंगाल की दीवानी जो प्राप्त हुई है, कब प्राप्त हुई है पता है? 1765 में। कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त 1765। तो ये आपका हुआ डायग्राम। अब इस डायग्राम के तहत हम लोगों को चलना है। तो पहले हम देखेंगे 18वीं सदी का अवतार, यूरोप में होने वाले परिवर्तन। अब यहीं से आगे बढ़ते हैं। यही हमारा है पहला, यूरोप में होने वाले परिवर्तन, कुस्तुनतुनिया का पतन, भारत के लिए वैकल्पिक मार्ग की खोज, और भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, व्यापारिक उद्देश्य राजनीतिक शक्ति की ओर, कर्नाटक युद्ध, बंगाल का युद्ध, और बंगाल में राजनीतिक शक्ति के रूप में ब्रिटिश कंपनी की स्थापना तथा कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त। इतना बड़ा इश्यू है हम लोग। चलिए ये देखिए, ये रोमन साम्राज्य है। ये रोमन साम्राज्य में पश्चिमी रोमन साम्राज्य था, ये पूर्वी रोमन साम्राज्य है। पूर्वी रोमन साम्राज्य का एक नाम है बिजेंटियन साम्राज्य।
ये पूर्वी रोमन साम्राज्य इसी को बोलते हैं। और पूर्वी रोमन साम्राज्य का ही एक नाम है बिजेंटियन साम्राज्य। अब देखिए, पश्चिमी रोमन साम्राज्य तो 5वीं सदी में ही टूट गया, लेकिन पूर्वी रोमन साम्राज्य उसके आगे तक चलता रहा। देखिए, यही समय है कि पूरी दुनिया में एक तरह से सब मतलब यूरोपीय लोगों से पहला ग्लोबल एम्पायर इस्लाम ने खड़ा किया था। जब पैगंबर ने एक नया धार्मिक पंथ चलाया था और फिर जब खलीफाओं के समय इस्लामी राज्य का प्रसार, जैसे पैगंबर ने एक इस्लाम धर्म चलाया और वो इस्लाम धर्म को राजनीतिक शक्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया, और फिर राज्य की स्थापना पैगंबर के समय ही हुई थी। फिर खलीफाओं के समय उस राज्य का विस्तार होता रहा। खलीफा उमर के समय उसने साम्राज्य का रूप ले लिया। फिर आगे चलकर उसे तुर्क भी जुड़ गए और मंगोल भी जुड़ गए। तो फिर इस्लामी साम्राज्य मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया सभी को में फैलते हुए और वो अफ्रीका के उत्तरी अफ्रीका में फैल गया। इतना बड़ा साम्राज्य था और यूरोप के मुहाने तक पहुंच गया। परंतु यूरोप में उसका विस्तार नहीं हो सका था, क्योंकि यूरोपीय देशों ने आपस में मिलकर इस्लाम की शक्ति के साथ धर्म युद्ध भी लड़ा था। लेकिन इसी सब सिलसिले में बताना चाहता हूं कि यूरोप का जो पूर्वी द्वार है, उस पूर्वी द्वार को आप कहते हैं पूर्वी रोमन साम्राज्य। पूर्वी द्वार को आप कहते हैं पूर्वी रोमन साम्राज्य। वही जो पूर्वी रोमन साम्राज्य है, वही पूर्वी रोमन साम्राज्य के विषय में आपको सूचना मिलती है कि वह उस समय एक तरह से कमजोर पड़ गया, क्योंकि पूर्वी रोमन साम्राज्य पर बार बार ओटोमन तुर्क, मध्य एशिया में तुर्क, देखो बाद में क्या हुआ कि पहले तो अरब वाले इस्लाम को मानने वाले थे और आगे चलकर तुर्की लोगों ने भी इस्लाम को कबूल कर लिया। उसी में ओटोमन तुर्क थे, जो ओटोमन तुर्क ने इधर विस्तार की नीति जारी रखी और ओटोमन तुर्क बार बार बिजेंटियन साम्राज्य पर हमला करते थे। अंत में क्या हुआ कि 1453 में, मतलब बिजेंटियन साम्राज्य की राजधानी थी, उस राजधानी का नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल, उसको कुस्तुनतुनिया बोलते हैं। देखिए एकदम आप देखेंगे तो एकदम ये काला सागर के मुहाने पर स्थित होगा कॉन्स्टेंटिनोपल। तो कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कुस्तुनतुनिया पर ओटोमन तुर्कों ने कब्जा कर लिया और कुस्तुनतुनिया पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी। तो इसका मतलब है कि पूर्वी रोमन साम्राज्य का खात्मा हो गया, पूर्वी रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया और इस्लाम की सेना ने उसे जीत लिया। अब क्या हुआ कि अब सबसे बड़ी समस्या यूरोपीय देशों के साथ यह हो गई कि अब यूरोपीय देश पूरब की तरफ नहीं जा सकते थे, क्योंकि देखो पूरब की तरफ जाने के मुख्य रूप से 4 मार्ग थे। मैं आपको बताता हूं, पूरब की तरफ जो उनके जाने के मार्ग थे, वे मार्ग थे, एक मार्ग था, ये था देखो लाल सागर होके ऐसे, और एक मार्ग था जो फारस की खाड़ी होकर था, और उसके बाद फिर लैंड रूट था। तो आप किसी भी रूट से जाओगे तो अंत में आपको एक खास क्षेत्र से गुजरना पड़ता था, जो क्षेत्र था जो कहोगे जो ओटोमन साम्राज्य था, जो पूर्वी यूरोप में स्थापित था। चाहे आप यहां से आप लैंड रूट से जाते हो या सी रूट से जाते हो, आप किसी भी रूट से जाते हो तो आप उस रास्ते को क्रॉस करके जाओगे, और क्रॉस करके जाओगे तो वहां पर इस्लाम की सेना डटी पड़ी थी पूर्वी रोमन साम्राज्य यानी ओटोमन साम्राज्य में, क्योंकि पूर्वी रोमन साम्राज्य समाप्त हो चुका था। तो अगर क्रिश्चियन व्यापारी इधर से उधर व्यापारिक वस्तुओं लेकर जाते तो मुस्लिम सेना के द्वारा उनको पकड़ लिया जाता और पकड़कर उनको जबरन इस्लाम धर्म में धर्मांतरित करा दिया जाता। अब बताइए इसमें कौन जोखिम लेगा? कोई जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं होता। परिणाम क्या हुआ कि वो रास्ता ही बंद हो गया और यूरोपीय व्यापारी उस रास्ते से नहीं जाने लगे। अब देखिए इसी में समस्या आ गई, जब यूरोपीय व्यापारी उस रास्ते से नहीं जाने लगे तो व्यापार मानकर चलिए लगभग ठप हो गया। अब वो व्यापार ठप हो गया, वो ऐसी स्थिति में फिर जरूरत पड़ी कि भाई अब एक नई शक्ति अर्जित की जाए। कैसे? अगर ये व्यापार ठप पड़ गया, आप देखिए अब यही क्षेत्र है, तो कैसे इस व्यापार को बढ़ाया जाए? यह यूरोप है। यूरोप में अगर भूमध्य सागर पर आप नजर डालेंगे तो एक चीज देखेंगे कि इधर भूमध्य सागर साइड में, तो इधर से आप देख रहे हो कि प्राचीन यूनान है, रोम है, इटली है, ये सब का क्षेत्र है। और अगर आप भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर के मुहाने पर जाओगे तो वहां पर 2 देश आपको स्पेन और पुर्तगाल नजर आएगा। आप देखोगे ऐसे स्पेन है और स्पेन के ही नीचे में पुर्तगाल है, तो ये दोनों स्पेन और पुर्तगाल है। इधर अटलांटिक महासागर है, ये भूमध्य सागर है, ये अटलांटिक महासागर है, ये भूमध्य सागर है। तो उसी क्रम में क्या हुआ कि
अब जब रास्ता यूरोपीय देशों का बंद हो गया तो यूरोपीय देश और उधर पूरब में विशेषकर जो भारतीय वस्तुएं थी उसमें विशेषकर मसाला था पूरब से, तो मसाले की बहुत ज्यादा मांग थी। अब आपके मन में जिज्ञासा होगी कि आखिर यूरोपीय देश इतना मसाले क्यों चाहते थे? क्या वो मसाला खाने के लिए चाहते थे? नहीं, उनको मसाले खाने के लिए नहीं चाहिए, उनको मसाला चाहिए था मांस को प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि उस समय एक तो धीरे धीरे पशुओं की का वजन बढ़ रहा था, तो पशुओं की नस्ल भी सुधर रहे थे, तो पशुओं के मांस को प्रिजर्व करने के लिए उनको मसाले की जरूरत फ्रीजिंग मटेरियल के रूप में थी। मतलब वो फ्रीजिंग मतलब वो उसको चाहते थे कि भाई हम प्रिजर्व करके रखें, तो मसाले से वो प्रिजर्व बहुत समय तक कर सकते थे, इसलिए उनको मसाले जो स्पाइसेस थे इसलिए चाहिए था, तो वो पूरब से मसाले आते। और उसमें यूरोप में क्या हुआ था कि चूंकि थोड़ा बहुत कृषि का भी विकास हुआ था, नई तकनीकी कृषि में आई थी, एक भूमिधारी वर्ग भी आ चुका था, वो धनी वर्ग था। और जब कोई आपके समाज में धनी वर्ग आता है तो उससे आपको इकोनॉमी को प्रोत्साहन मिलता है। क्यों पता है? क्योंकि जो धनी वर्ग होता है वो इकोनॉमी को सपोर्ट करता है, वो परचेजर के रूप में काम करता है, वो वस्तुओं को खरीदता है। एक धनी वर्ग यूरोप में आ चुका था, उसने भी विलासिता संबंधी लग्जरी गुड्स की मांगे बढ़ा दी थी। तो अब तो यूरोपीय देशों को व्यापार चाहिए और व्यापार के लिए वो मचल रहे हैं, पूरब की तरफ जा नहीं रहे, क्योंकि पूरब की तरफ जाएंगे तो वहां तुर्की जो मुस्लिम शक्ति वो रास्ता रोककर खड़ी है। एक तरह से आप मान कर चलिए कि जीन को बोतल में कैद कर दिया गया है और जीन आजाद होने के लिए तरफ रहा है। ऐसी स्थिति में यूरोपीय देशों ने बड़ी हिम्मत का काम किया। उन्होंने कहा कि सुनो, अगर पृथ्वी गोल है तो हम पश्चिम के रास्ते जाएं या पूरब के रास्ते जाएं। अगर हम पूर्वी विश्व है या भारत है, इंडिया है, तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम उधर भूमध्य सागर से अरब सागर, क्योंकि भूमध्य सागर से अरब सागर वाला मार्ग बंद किया हुआ था। चाहे आप लाल सागर से अरब सागर आप जा सकते थे, या तो लाल सागर से या फारस की खाड़ी से, और किसी भी क्षेत्र से जिस समय आप भूमध्य सागर के पूर्वी भाग में आप पहुंचते वहीं पर इस्लाम की सेना पकड़ लेती। तो उनको लगता था कि चलो कोई बात नहीं है, पूरब की तरफ भले ही हमारा रास्ता उन्होंने रोक दिया है तो हम पश्चिम के रास्ते घूमकर इंडिया की तरफ जाएंगे, पश्चिम के रास्ते, क्योंकि पृथ्वी गोल है। तो इसमें पहल की पुर्तगाल ने और स्पेन ने। पुर्तगाल और स्पेन ने पहल की, तो मैं बताऊं कि उस समय यूरोप में, जो मुझे यहाँ विचार का विषय नहीं, आप वर्ल्ड हिस्ट्री में देखोगे, यूरोप में मध्ययुगीन चर्च व्यवस्था कायम थी, यानी एकदम चर्च सिस्टम था, पूरे यूरोप में फैला हुआ था। रोम में उसका मुख्यालय था, और जो रोम का पोप था, रोम का पोप सभी का मुखिया था। यस, क्या फ्री जॉब मतलब? मतलब नहीं समझ पा रहे, क्या लिखा है? FIRJ फ्री जार। रजनीश को और क्लियर करो, रजनी एक वर्ड क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए प्लीज इसको क्लियर करो। और भी तो अब जो वो रास्ता बंद करके बैठे हुए थे, तो आखिर इनमें भी जिजीविषा थी, वे जबरन रास्ता खुलवाना चाहते थे। सुनो ध्यान से मेरे लेक्चर को सुनना, क्योंकि फिर ये पूरे लिंक बनना चाहिए, और मैं कल आपसे पूछ लूंगा, और भूलने की अनुमति नहीं है। फिर जाके बार बार रिवाइज करोगे, और फिर मैं तरीका बताऊंगा आपको, फास्ट रीडिंग का भी तरीका बताऊंगा, सोचने का भी तरीका बताऊंगा। तो जब वो अब उन्होंने सोचा कि चलो पश्चिम के रास्ते जाते हैं, तो मैंने कहा कि रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था पूरे यूरोप में फैला हुआ था, उसका मुखिया था रोम का पोप। तो जो रोम का पोप था, वो रोम के पोप ने, चूंकि ये लोग जा रहे थे अब नए दुनिया की खोज के लिए, और इनका मुकाबला इस्लामी शक्ति से था, जो इस्लामी शक्ति रास्ता रोक कर बैठा हुआ था। और इससे पहले धर्म युद्ध भी, क्रूसेड्स भी हो चुका था, क्रूसेड्स कहते हैं धर्म युद्ध को। तो रोम का पोप है, वो रोम का पोप को वैसे भी इस्लाम के साथ टकराहट थी, तो रोम के पोप ने पुर्तगाल और स्पेन को आशीर्वाद दे दिया, एक खिल्लत दे दी इन्वेस्टिचर की, जाओ और नए मार्ग की खोज करो। तो पुर्तगाल ने सोचा हम पूरब के रास्ते जाते हैं, और स्पेन ने सोचा हम पश्चिम के रास्ते जाते हैं। स्पेन के जो नाविक था उसने अटलांटिक महासागर होकर क्रॉस करना चाहा, और इधर जो पुर्तगाल के नाविक थे वो अफ्रीका के पास से होकर, और वो अटलांटिक महासागर से गुजरते हुए और उधर हिंद महासागर से राउंड मारने का सोचा। हालांकि तब तो वो उधर परिचित नहीं था,
इसी क्रम में मैं बताऊं कि जो कोलंबस था वो बेसिकली कोलंबस अमेरिका का, कोलंबस स्पेन का नहीं था। कोलंबस जो नाविक था वो बेसिकली था इटली से, और पहले पहुंचा था पुर्तगाल के दरबार में कि आप हमें कुछ अगर संसाधन देंगे तो हम वैकल्पिक मार्ग की खोज के लिए जाएंगे। लेकिन पुर्तगाल की सरकार ने उसमें रुचि नहीं ली, तो उस समय स्पेन की साम्राज्ञी थी, उसका नाम था इसाबेला, और स्पेन का शासक था जिसका नाम था फर्डिनेंड। तो फर्डिनेंड और इसाबेला इन दोनों ने उसे आश्वासन दिया कि घबराइए नहीं, मैं दूंगा। और स्पेन और आप कह सकते हैं कि इसाबेला तथा जो फर्डिनेंड फर्स्ट था उसका रूलर, उन दोनों ने इसको संसाधन दिए, इनको पैसे दिए। तो कोलंबस चला वैकल्पिक मार्ग की खोज करने। उसी क्रम में 1492 में कोलंबस अमेरिका के पूर्वी किनारे पर टकराया। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कोलंबस इसी गलतफहमी में मरा कि उसने इंडिया को खोज लिया है। और इसीलिए तुम देखते हो कि जो अमेरिका के लोग हैं उनका नाम शुरू में दिया रेड इंडियंस। जो नाम था वो नाम उनको पड़ा, वो नाम रेड इंडियंस। और उससे पहले पुर्तगाली नाविक एक था बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज में, जैसे अफ्रीका के तटीय क्षेत्र में आप जाओगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहीं पर जो अफ्रीका का तटीय क्षेत्र है उसका सबसे जब दक्षिणी छोर पर जाओगे, ये कहलाता है केप ऑफ गुड होप, उत्मासा अंतरिक्ष। जैसे आप यहाँ पर हिंद महासागर आ जाएगा इस तरफ से, तो यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर ये आप देखो, ये अरब सागर है, यही हिंद महासागर आ जाएगा। इधर जाओगे तो अरब सागर। ये जो केप ऑफ गुड होप है, केप ऑफ गुड होप केप क्षेत्र, यहीं पर बार्थोलोमियो डियाज ने खोजा था। ये खोजा था बार्थोलोमियो डियाज ने 1486 में। और फिर इसी रूट को उधर 1492 में कोलंबस ने तब तक अमेरिका का पूर्वी छोर पर पहुंच गया था, और तब वास्को डी गामा यहाँ से चक्कर काटती और तब उसने इंडिया पर स्ट्राइक किया। जैसे देखते हो यहाँ से अफ्रीका से निकला और ऐसे ही करके इंडिया पर भी स्ट्राइक किया है। तो यहाँ पर वो कालीकट के बंदरगाह पर वास्को डी गामा उतरा। ये बहुत बड़ी खोज थी 1498 में। 1492 में अमेरिका की खोज, और 1498 में भारत की खोज, भारत के वैकल्पिक मार्ग की खोज ने यूरोप को बहुत आगे बढ़ा दिया। उसकी चर्चा करेंगे। तब तक किसी स्टूडेंट ने प्रश्न पूछा है, उसको इंटरटेन कर रहे हैं। हाँ बोलो। अच्छा, हाँ, तो जो पैगंबर मोहम्मद का तो नाम नीतू आपने सुना होगा। तो पैगंबर मोहम्मद थे जिन्होंने इस्लाम धर्म चलाया था, और पैगंबर का देहावसान यानी उनका डेथ 632 ईस्वी में हो गया, और 630 में मक्का मदीना पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो फिर पैगंबर का जो उत्तराधिकारी था, हालांकि पैगंबर ने स्वयं उत्तराधिकारी नहीं चुना था, लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात पहले आरंभ में उसके 4 सेनापति हुए। तो मुस्लिम जो इस्लामी राज्य है, मैं आपको मध्यकाल पढ़ाते हुए बताऊंगा, जो इस्लामी राज्य है उसमें धर्म और राज्य के बीच काफी हद तक समानता होती है। मतलब धर्म और राज्य के बीच एक तरह की एकता होती है। राज्य और धर्म दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं इस्लाम में। तो उसी क्रम में क्या हुआ कि जैसे और एक बात और भी बताऊं कि बाकी जो धार्मिक पंथ आप देखोगे उसमें जो धार्मिक प्रधान है और राजनीतिक प्रधान है दोनों अलग अलग होते हैं। इस्लाम में देखोगे तो राजनीतिक प्रधान और धार्मिक प्रधान के बीच परस्पर एकता होगी। जो धार्मिक प्रधान होगा वही राजनीतिक प्रधान होगा, और जो राजनीतिक प्रधान होगा वो धार्मिक प्रधान होगा। तो जब पैगंबर मोहम्मद का डेथ हुआ, उनका देहावसान हुआ, तो उसके बाद उनके 4 सेनापति थे। उन्हीं में उनके ससुर थे हजरत अबू बकर। तो पहले वह खलीफा का पद अबू बकर को मिला, फिर दूसरे खलीफा हुए उस्मान, यानी उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी, उनके धार्मिक राजनीतिक उत्तराधिकारी हुए। तो पैगंबर के जो उत्तराधिकारी हुए उन्हीं को खलीफा कहा गया। उनको पैगंबर जैसा सम्मान कभी प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन हाँ, वो मुस्लिम जगत के मुखिया वही खलीफा कहलाते थे। तो पहले अबू बकर हुए, फिर उमर हुए, फिर उस्मान हुए, फिर अली हुए, और ये 4 निर्वाचित खलीफा कहलाए क्योंकि इनको उमा ने चुना था। और उसके बाद तुम आओगे तो मतलब उसको मतलब एक तरह से उनको चुना हुआ खलीफा मानते। उसके बाद खलीफा का पद फिर वंशानुगत आगे चलकर हो गया, तो वही खलीफा कहलाते थे। एनी क्वेश्चन? हाँ, हाँ बिल्कुल। जब सिकंदर ने किनका क्वेश्चन है ये? गोविंद। गोविंद
आप जो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे तो देखोगे कि सिकंदर ने जब उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण करके उत्तर पश्चिम भारत को जीता था, तो फिर सिकंदर का ही एक नाविक था, उसका नाम नियरकस था। वो सी रूट से गया और उधर जो सिकंदर है स्वयं लैंड रूट से गया। तो सिकंदर के आक्रमण के पश्चात 4 मार्ग खुले थे, व्यापारिक मार्ग, जिसमें एक तो लाल सागर जो मैंने बताया, दूसरा फारस की खाड़ी, और उधर अगर आप 2 मार्ग देखोगे तो एक मार्ग था जो लैंड रूट से आप जाओगे तो कैसे हेरात ईरान होते हुए और तब वह लैंड रूट से ही आप भूमध्य सागर पहुंच जाते। और चौथा मार्ग था वो उत्तर की तरफ बढ़ के कैस्पियन सागर के बल से कृष्ण सागर के पास से होकर और तब वो भूमध्य सागर की तरफ जाता था। तो 4 मार्ग खुल गए थे। तो भारत और यूरोप के बीच नियमित व्यापार होता था। बीच में केवल अवरोध लगा कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद, जब इस्लाम की सेना ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया, तो कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद वो व्यापार पर ब्रेक लग गया था। तो यही दोनों का अंतर है। और कोई? देखो बच्चे, पहले तो मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा धैर्य रख के घिसी पिटी जो तरीका है पढ़ने का उसको छोड़ो। मैंने बच्चों को नोट्स, ये सब में एक नोट्स कैसे बनता है, नोट्स देखो, ये यूनिवर्सिटी का नोट्स नहीं है कि तुम रेड पेन से एक टॉपिक लिखोगे, क्वेश्चन लिखोगे और राइट पेन से आंसर लिखोगे। एक ही टॉपिक से 50 क्वेश्चन निकलते हैं। तो यूपीएससी में जो नोट्स तैयार किया जाता है वो टॉपिक से तैयार किया जाता है, क्वेश्चन से नहीं। तो तुम थोड़ा सा मेरा क्लास धैर्य के साथ देखो। जो मैं सभी को मैसेज दे रहा हूं, मेरे मैसेज को गौर से सुनो। पहले धैर्य से क्लास देख कर मेरा तरीका तो समझो यार, नहीं तो अभी नोट्स बनाओगे तो कूड़ा करकट बना डालोगे। तुम देखो इतिहास को मैं कैसे बांटता हूं। तुमको मैं कितनी बार चीख के बताऊं कि इतिहास या कोई भी जो सोशल साइंस पढ़ते हैं वो तथ्यों का संग्रह नहीं है। तथ्यों का संग्रह तो भानुमति का पिटारा बन जाएगा। तुम कुतरते जाओगे, जब चबाकर जुगाली करने का टाइम होगा तो पच ही नहीं पाएगा तुमसे। यही तो इस फील्ड की का सबसे बड़ा रोना है। और जब तुम हमारे संस्थान को, इस संस्थान को तुमने ज्वाइन किया हुआ है, तो तुम धैर्य से तो रहो। बाकी संस्थान से अलग तरीके से और ज्यादा बेहतर ढंग से हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो पहले तुम हिस्ट्री ऑफ 18th सेंचुरी के पूर्वार्ध को समझो और हिस्ट्री ऑफ 18th सेंचुरी के उत्तरार्ध को समझो, और फिर उपनिवेशवाद के तीनों खंडों को समझ लेना, तब नोट्स बनाना शुरू करना। अभी तुम केवल रीडिंग दो और मेरे लेक्चर को सुनो। समझा कि नहीं आप लोगों ने, हां या ना? अभी रीडिंग दोगे और मैं जो पीडीएफ भेजता हूं और जो मैं लेक्चर देता हूं उसको डाइजेस्ट करोगे। जब थोड़ा तुमको एक्सपीरियंस हो जाएगा तब तुम नोट्स बनाना सीखना। उसमें तुमको मैं बताऊंगा कि कैसे बनाया जाता है। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखो। क्या कहना है इन लोगों का, समझे? फिर एक बार रिपीट करिए। आपको अभी हमारा लेक्चर सुनना है, पीडीएफ को डाइजेस्ट करना है, मेरे लेक्चर को पचाना है, और प्लस आपको रीडिंग करनी है जो मैंने बताया है। नोट्स बनाने का स्टेज आपका आएगा। तब तक जो आपका मेरा पीडीएफ है उन्हीं चीजों को या मेरा जो लेक्चर उन्हीं को याद करने के लिए आप कुछ लिखिए, लेकिन जो प्रॉपर नोट्स है उसका मैं आगे आपको तरीका बताऊंगा, है ना? ओके। तो अब नया रास्ता खुल गया। अब एक बात मैं बताना चाहता, एक बड़ा दिलचस्प बात बताता हूं। तुम ही सोचो, जब यूरोप जिस समय यूरोपीय देश एशिया के मार्ग को खोज रहे थे, उस समय उनकी हैसियत इंडिया और चाइना से बहुत छोटी थी। वो तो यूरोप में बदला हुआ भौगोलिक खोज के बाद, क्योंकि भौगोलिक खोज ने यूरोप में बहुत परिवर्तन ला दिया। यूरोप जितना दुनिया को बदला, उससे पहले तो उसने अपने आप को बदल लिया। क्योंकि जो भौगोलिक खोज हुई तो विचारों का आदान प्रदान हुआ, विचारों का आदान प्रदान हुआ तो यूरोप में पुनर्जागरण आया। जब नई चेतना आई तो चर्च के विचारों को चुनौती मिली, तो वहां पर धर्म सुधार आंदोलन आ गया। अब जब पुनर्जागरण धर्म सुधार आंदोलन आ गया तो उनकी सोच वैज्ञानिक होने लगी, तो 17वीं सदी तक वैज्ञानिक क्रांति आ गई, राष्ट्रीय राज्य आ गया। 18वीं सदी तक प्रबोधन आ गया, और फिर देखते देखते तुम देखोगे कि फ्रांस की क्रांति हो गई, फिर यूरोप बदलाव की प्रक्रिया से गुजरता रहा। लेकिन उस समय उसने पूरी दुनिया के क्षेत्र को उपनिवेश बनाया। लेकिन जिस समय वो भारत आए थे
या फिर पूरब की तरफ आए थे, उसमें दो कंट्री ऐसा था जिसका हैसियत उनसे बहुत बड़ा था, वो था चीन और भारत। चीन का वर्ल्ड जीडीपी का 31% चीन के पास था, तो भारत के पास 24% था। वो भारत और चीन पर रूल करने की बात तब सोच नहीं सकते थे, अब आप ही सोच लो। तो मैं आपको बताऊं कि चीन के बारे में एक और विलक्षण बात बताऊं, एक यूनिक चीज, कि जैसे चीन के पास बहुत ज्यादा संसाधन था, बड़ा विशालकाय कंट्री था, और सबसे बड़ी चीज है कि प्राचीन काल में आपको दुनिया के जो बहुत आविष्कार हुए हैं वो आविष्कार चीन में हुए हैं। चाहे वो आविष्कार आप कह सकते हो बारूद हो, या वो आविष्कार आप कह सकते हो आविष्कार बारूद हो, या वो आविष्कार कागज हो, ये सारे आविष्कार चाइना में हुए, और चाइना ने दुनिया को बहुत कुछ दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब 15वीं सदी के सेकेंड हाफ में, उत्तरार्ध मैंने सेकेंड हाफ में, जब कोलंबस और वास्को डी गामा ने नई दुनिया की खोज शुरू की थी, उससे पहले 14वीं सदी, उससे पहले 15वीं सदी के फर्स्ट हाफ में चीन का एक नाविक था, उसमें चीन में एक मिंग वंश का शासन था। तो चीन का एक नाविक था, उसका नाम था जेंग हे। तो जेंग हे ने 7 बार सामुद्रिक यात्रा शुरू की, चीन के दक्षिणी चीन सागर से शुरू की, और वहां से मलक्का होते हुए, मलक्का मतलब आप देखोगे तो मलक्का यही जावा के पास यही जगह है, आप लोगों को तो मैप पर नहीं दिख रहा होगा, ये मलक्का का चौक पॉइंट है। चाइना जाने के लिए दक्षिण से इधर से आना पड़ेगा, ये मलक्का को क्रॉस करते हुए यहां से जाता है और अफ्रीका के पूर्वी तट तक जाता है, अफ्रीका के पूर्वी तट तक वो जाता है। लेकिन जब बात हो गई अब अफ्रीका को इधर से क्रॉस करने का, तो उसके आगे उसने सात नाविक यात्राएं की, जेंग हे ने 7। तो एक नाविक यात्री पहला था, उसमें 28,000 नाविक को एक साथ, और एक बहुत बड़े जहाजों के काफिला, नावों के काफिला के साथ उसने यात्रा की थी। लगता था जेंग हे, अगर जेंग हे का यह प्रयास जारी रहता तो संभव है कि यूरोप से पहले वह अमेरिका का पता कर लेता, लेकिन पता नहीं। उसके बाद उसने प्रयास 7 बार उसने यात्राएं की, उसको अचानक से प्रयास, ये मिंग वंश का शासन था, अचानक से प्रयास बंद हो गया। अब यह आज भी इतिहासकारों के लिए गुत्थियां बनी हुई है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, अगर मान लीजिए ये नौसैनिक खोज अगर नहीं होती यूरोप के द्वारा, तो यूरोप इतना आगे नहीं बढ़ता। और चीन दुनिया में वास्तव में बहुत संसाधन में तो पहले से ही आगे था, अगर अमेरिका को खोज लेता तो अमेरिका का लाभ चीन को मिलता। लेकिन देखो, जीत और हार जो होती है वो अप्रोच या दृष्टिकोण में होती है। उसमें पूर्वी विश्व का जो दृष्टिकोण था वो आत्म केंद्रित हो चुका था, और पश्चिमी देशों का दृष्टिकोण था वो परिवर्तन की ओर अग्रसर था। तो आपकी सोच आपकी प्रगति को बढ़ाती है। चीनी समाज एक रूढ़िवादी समाज बन चुका था, और उसमें चीन में इस तरह की धारणा प्रचलित हो गई थी कि जैसे आपने अगर भूमध्य सागर में देखा होगा, तो जैसे देखो ये है स्पेन और ये है अफ्रीका। स्पेन और अफ्रीका के बीच में जो जगह है उसको जिब्राल्टर बोलते हैं। वो जिब्राल्टर से जैसे ऐसे जिब्राल्टर से जब निकलोगे तो पूरब में अटलांटिक महासागर में घुस जाओगे, अटलांटिक महासागर में घुस जाओगे। लेकिन उस समय चीनी समाज में धारणा प्रचलित थी कि जिब्राल्टर से पश्चिम नर्क का द्वार है, वहां नहीं जाना चाहिए। अब लीजिए, इस कारण से चीन का प्रयास रुक गया, चीन वहां नहीं जा सका, और उधर पश्चिमी देश वहां से यूरोप आगे निकलता चला गया। और जिस समय यूरोप को अमेरिकी महाद्वीप का संसाधन मिल गया, क्योंकि सबसे पहले उसने दक्षिणी अमेरिका का पता लगाया, और दक्षिणी अमेरिका के अधिकांश भूभाग का स्पेन ने औपनिवेशीकरण कर लिया। मैं कल फिर मैप दिखाऊंगा। स्पेन ने उसके अधिकांश भाग का औपनिवेशीकरण कर लिया, और कुछ भाग है उसका पुर्तगाल, जैसे ब्राजील है, ब्राजील पर पुर्तगाल ने कब्जा कर लिया। तो स्पेन और पुर्तगाल ने एक तरह से लैटिन अमेरिका का औपनिवेशीकरण कर लिया। कुछ क्षेत्र में बाद में, पहले तो पुर्तगाल और स्पेन ने, जैसे पुर्तगाल ने इधर भारत में अपने मतलब फैक्ट्री स्थापित किए। भारत के बाद वो श्रीलंका में फैक्ट्री स्थापित किया, वहां से दक्षिण पूर्व एशिया में मलक्का तक चला गया, उन क्षेत्रों में उसने अपनी अपनी फैक्ट्री स्थापित की। उधर स्पेन ने एक तरह से लैटिन अमेरिका को जीत लिया। अब मैं ये भी दिलचस्प बात बताऊंगा
कि अफ्रीका के तटीय क्षेत्र में यूरोपीय देशों ने विस्तार किया, लैटिन अमेरिका दक्षिणी अमेरिका को बोलते हैं, और कैरिबियाई क्षेत्र वहां पर विस्तार किया, और उसके उत्तर में उत्तरी अमेरिका में विस्तार किया, क्योंकि पहले तो वहां स्पेन और पुर्तगाल आए, और स्पेन और पुर्तगाल के बाद इस दौर में शामिल हो गए ब्रिटिश, फ्रेंच और डच। तो ब्रिटिश, फ्रेंच, डच ने उत्तरी अमेरिका को कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया। तो उसमें ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनी उत्तरी अमेरिका में बनाई, फ्रांस ने कनाडा पर कब्जा किया, कुछ भूभाग पर हॉलैंड ने कब्जा कर लिया, हॉलैंड जो नीदरलैंड से बोलते हैं, तो इन क्षेत्रों पर, तो इस तरह से इन्होंने वहां पर अपने उपनिवेश बनाए। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि अमेरिका के साथ जो यूरोपीय देशों का व्यवहार रहा और अफ्रीका के तटीय क्षेत्र में उनका व्यवहार रहा और भारत या एशिया में उनका व्यवहार रहा, उस व्यवहार में आपको अंतर नजर आएगा। और क्यों अंतर नजर आएगा वो भी कारण बताता हूं। हाँ, रूढ़िवादी समाज का मतलब होता है जो परिवर्तन विरोधी हो, जो परंपरावादी हो, जो परिवर्तन नहीं चाहता हो। जो समाज परिवर्तन नहीं चाहता है, जिस समाज का दृष्टिकोण परंपरावादी होता है, उसको रूढ़िवादी समाज बोलते हैं। इसी के लिए यू फाइंड द टर्म लाइक रूढ़िवादी या कंजर्वेटिव। ओके, तो मैं आपको बता रहा था कि इस तरह से जब उन्होंने अमेरिका में तुमको बताऊंगा कि दक्षिणी अमेरिका में बड़ी मात्रा में चांदी की खोज शुरू हुई और चांदी को डिस्कवर किया गया, और उत्तरी अमेरिका में बड़ी मात्रा में सोने को डिस्कवर किया गया। तो जब दक्षिणी अमेरिका की चांदी और अमेरिका के सोना यूरोप का मिलने लगा, तब तो यूरोप बहुत आगे निकल गया। नंबर 1। नंबर 2, एक और दिलचस्प बात बताऊंगा, मेंटली अलर्ट होना आप लोग। जैसे यूरोपीय देश तो अमेरिका को धोखे से खोजा था, माने अमेरिका वाज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली। तब तो अमेरिका को जानते भी नहीं थे। अमेरिकी महाद्वीप को कोई 15वीं सदी से पहले कहां जानता था। वो तो चले थे भारत का वैकल्पिक मार्ग खोजने, उसमें धोखे से अमेरिका को खोज लिया। लेकिन अमेरिका को खोजने का कितना बड़ा लाभ उसको मिला, यू विल सरप्राइज टू नो कि अमेरिका खोजने का बहुत बड़ा लाभ उनको प्राप्त हुआ। इतना बड़ा लाभ प्राप्त हुआ कि अमेरिका में से अगर कीमती धातु उनको नहीं मिलता, वो भारत के साथ व्यापार संचालित नहीं कर पाते, या भारत हो, चीन हो, दक्षिण पूर्व एशिया हो, क्योंकि जो पूरब का व्यापार वो संचालित कर पाए, वो इसलिए कर पाए क्योंकि उनको अमेरिका का कीमती धातु मिल रहा था। अब आप पूछेंगे क्यों पूरब का व्यापार क्यों संचालित नहीं कर पाता, तो इसकी वजह बताता हूं। क्योंकि जो पूरब में मतलब एशिया के साथ जो यूरोपीय देशों का व्यापार था, वो एक तरफा व्यापार था। एक तरफा मतलब एक तरफ एशियाई वस्तुओं की यूरोप में बहुत ज्यादा मांग थी, लेकिन यूरोप की वस्तुओं की एशिया में मांग नहीं थी। तो अब आप ही बताइए, अब ये व्यापार को संचालित कैसे करते, कहां से पैसे लाते, कैसे भारत को पे अप करते। क्योंकि अगर मान लीजिए इंडिया में यूरोपीय गुड्स की मांग होती तो चलिए बदले में वो वस्तु ला देते, लेकिन जब इंडिया में या एशिया में उन वस्तुओं की मांग ही नहीं है, तो फिर भारत से जो वस्तुएं या एशिया से खरीदते उसको कैसे वो चुकाते पैसा, आप ही सोचिए। ये प्रॉब्लम अमेरिका ने सॉल्व किया। जब अमेरिका से बड़ी मात्रा में उनको कीमती धातु मिलना शुरू हुआ, तो अमेरिका के कीमती धातु से वो भारतीय वस्तुओं को और एशियाई वस्तुओं को खरीद सके। इसलिए आप यही मानकर चलिए कि अमेरिका ने उन्हें बचा लिया और अमेरिका की खोज ने उन्हें वह लाभ पहुंचाया जिसकी कल्पना वो पहले नहीं कर सकते थे। इसलिए मैं आपको बताऊं कि अमेरिका और भारत की खोज ने एक तरह से यूरोप में एक नई प्रकार की क्रांति ला दी और वह यूरोप को एक नए युग में प्रवेश करवा दिया। तो यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे। कोई मुद्दा मिस्टर अंकुर, आई एम आस्किंग यू। सच्ची पूछ रहे हैं। बाकी और क्लास के बारे में आपको बताया जाएगा, आप चिंता मत करिए। अभी पहले तो आप शुरुआत करिए, अब तो जो भी होगा जनवरी में ही, क्योंकि मैं आपको एक बिगिनिंग एक देकर एक स्टार्ट करना चाहता था कि कम से कम पहले थोड़ा बहुत आप सोचना शुरू करिए। एक बार आप जितना लोड लेने के लिए लालायत है उतना लोड आप बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा।
आप समझिए, अभी क्लास का ड्यूरेशन आपको कम रखा जा रहा है, उसकी एक योजना है। आप लोग आतुरता तो अच्छी चीज है, लेकिन बिना प्लानिंग के आतुरता ही देखो, यूपीएससी के फील्ड में सबसे जो अहम बात है वो है आपका डाइजेस्ट करना। आप अगर समझते हो मैं ये भी एक साथ पढ़ लूँ, आपको एक तौर तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं उस तरह से आप पढ़ेंगे तो फिर वो सब कुछ, यूपीएससी में क्या होता है कि लोग मनमाने ढंग से यह भी पढ़ने लगते हैं, वह भी पढ़ने लगते हैं, वो सब आपस में घुल मिल जाता है। इसलिए एक सिस्टमेटिक ढंग से आप पढ़ोगे तभी इसका रास्ता निकल पाएगा, अन्यथा नहीं निकल पाएगा। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब तो ये चीज तो हो गई जो हम लोगों ने दिखाना चाहा था। तो एक चीज अभी क्लियर हो गया, हम लोगों ने इस बात का हल किया। आप लोग पहले इस बात को, जो मैं प्रश्न उठाऊं उस प्रश्न का उत्तर दो, और बाद में जब 18वीं सेंचुरी का उत्तरार्ध हो जाएगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। और उसके विषय में अभी देखो, थोड़ा सा तुम पहले एक बैकग्राउंड तैयार कर लो, उसके बाद धीरे धीरे तुमको सारे विषय में लॉन्च करेंगे, तुम चिंता मत करो, ये हम लोगों का काम है। आप लोग केवल पहले इस बैकग्राउंड को तैयार करो। अब पहले हम जो प्रश्न कहेंगे उसमें लोग, आप लोग हाँ और ना बोलना, इसका जवाब आपको मिला कि नहीं। पहला, यूरोप एवं भारत के बीच 1453 में व्यापार क्यों अवरुद्ध हो गया था। भारत और यूरोप के बीच 1453 में व्यापार क्यों अवरुद्ध हो गया था, इस प्रश्न का जवाब चाहिए। इस प्रश्न का जवाब चाहिए। आप लोग सभी लोग जवाब देने की स्थिति में हो तो सही ओके करना, नहीं तो नो बोलना, यस और नो। यस और नो। अच्छा, तो जो लोग नो हो वो सुनो। 1453 में ऑटोमन तुर्क ने पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया था। कुस्तुनतुनिया पर कब्जा 1453 में। तो चूंकि कुस्तुनतुनिया पर उनका कब्जा हो गया था, तो कुस्तुनतुनिया पर कब्जा होने के कारण, जो मैंने आपको बताया कि ये चूंकि पूरब में ही ये रास्ता था, तो इसका पूरा का पूरा जो पूर्वी व्यापार है, जैसे आपको मैं ये बता रहा हूँ, यही रास्ता लाल सागर की तरफ जाएगा और यही रास्ता यूरोप में अरब सागर की तरफ जाएगा। और जब पूर्वी यूरोप का रास्ता ही बंद हो गया, जब इधर से रास्ता पूर्वी यूरोप से और एशिया के बीच इधर से ही होकर जा सकता था, या तो लाल सागर होकर जा सकते थे या फारस की खाड़ी होकर जा सकते थे, लेकिन जब लाल सागर और फारस की खाड़ी, जब दोनों रास्ता बंद हो गया तो कैसे जा सकते थे उधर, तो इसलिए इन दोनों के बीच का व्यापार रुक गया। अब बताओ कि अब तुम लोग क्लियर हुए कि नहीं, मैंने जो कहा उस बात से अब क्लियर हुए कि नहीं, कि भारत और यूरोप के बीच व्यापार क्यों रुक गया, इस बात से आप लोग क्लियर हुए। अब मेरा दूसरा सवाल है, मतलब ये सवाल को लोग समझा कि नहीं। जैसे 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ, कुस्तुनतुनिया के पतन के पश्चात भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक जो रास्ता था वो व्यापारिक रास्ता बंद हो गया, क्योंकि अगर इधर से यूरोपीय व्यापारी उस रास्ते से जाते तो रास्ते में मुस्लिम सेना उनको पकड़ लेती और मुस्लिम सेना पकड़ के उनको इस्लाम धर्म में धर्मांतरित करा देती। इसलिए तौबा करके उन्होंने रास्ता छोड़ दिया था और वैकल्पिक मार्ग की खोज की बात हुई। यहाँ अब क्लियर हुआ ये लोग, ओके है? तो बोलते चलो अंकुर थोड़ा सा। दूसरा सवाल है मेरा,
कि यूरोपीय देशों ने इसका समाधान कैसे ढूंढा, इसका समाधान कैसे खोजा। यूरोपीय देशों ने इसका समाधान कैसे खोजा। और पहले आप इसका ये उत्तर दे देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यूरोपीय देशों ने इसका समाधान कैसे खोजा। उत्तर क्लियर है? सारे बच्चों आप अपना रिस्पॉन्स बताओ। यूरोपीय देशों ने इसका समाधान कैसे खोजा। ये क्लियर हो इस पर या समझाऊं? पहले वाले में क्या करें? तो यूरोपीय देशों ने इसका समाधान ऐसे खोजा, भौगोलिक खोज यानी वैकल्पिक मार्ग की खोज। इन्होंने वैकल्पिक मार्ग की खोज के माध्यम से इसका रास्ता ढूंढा। वैकल्पिक मार्ग की खोज, वैकल्पिक मार्ग की खोज दे रहे हैं सब? हाँ, मैंने वैकल्पिक मार्ग वही सामुद्रिक मार्ग की खोज। इन्होंने सामुद्रिक मार्ग की खोज की। अब बात समझ में आ गई? अच्छा, अब हमारा तीसरा प्रश्न है कि अमेरिका की खोज का यूरोपीय देशों के लिए क्या महत्व था। यूरोपीय देशों के लिए क्या महत्व था। अमेरिका की खोज का यूरोपीय देशों के लिए क्या महत्व था। यानी यूरोपीय देशों ने जो अमेरिका को खोजा, तो अमेरिका के खोजने का यूरोपीय देशों के लिए क्या महत्व था, माने उससे यूरोपीय देशों का क्या फायदा हुआ। इसमें आपको उत्तर देने की जरूरत नहीं है, आप केवल हमें यह एश्योर करो कि इसका आप जानते हो कि अमेरिका की खोज का यूरोपीय देशों को क्या फायदा हुआ, यह आपको पता है, हाँ या ना, केवल यस या नो में उत्तर दो। क्योंकि फिर आप लंबा उत्तर दोगे, टाइम लगेगा, और मैं चाहता हूं कि आपको प्रमुख मुद्दे पर कंक्लूड कर दो। गोल्ड एंड सिल्वर। और इस गोल्ड एंड सिल्वर का क्या लाभ है पता है आपको? अगर ये गोल्ड और सिल्वर नहीं रहते तो फिर जो यूरोपीय देश थे वो भारत के साथ अपना व्यापारिक संबंध आगे नहीं बढ़ा पाते। फायदा? अब देखो, अब मेरा प्रश्न यह है कि सामुद्रिक खोज के पश्चात यूरोपीय देशों ने किन क्षेत्रों में विस्तार किया। किन क्षेत्रों में विस्तार किया, मतलब जब सामुद्रिक खोज हो गई तो यूरोपीय देशों ने उस खोज के पश्चात किन क्षेत्रों में विस्तार किया। दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। उन्होंने, तो आप लोग इसका उत्तर देना, किन क्षेत्रों में विस्तार किया। दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका के तटीय क्षेत्र, भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया। मैं फिर रिपीट कर रहा, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका के तटीय क्षेत्र, भारत, पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया। इतने क्षेत्र हैं जहां पर इन्होंने विस्तार किया। मतलब एक तरह से समझे
तो 17वीं सदी में ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के मुख्य भूमि को छोड़कर, क्योंकि अफ्रीका के तटीय क्षेत्र में भी उन्होंने क्यों विस्तार किया, क्योंकि अफ्रीका के मुख्य भूमि में घने जंगल थे, उनको जाने में खतरा था, विशेषकर मलेरिया मच्छर जो मॉस्किटो होते थे उसका उनके पास कोई मलेरिया का ट्रीटमेंट उनको नहीं पता था, इसलिए मलेरिया मच्छर के कारण उन क्षेत्रों में उन्होंने विस्तार नहीं किया। तो इसलिए आप देखोगे, लेकिन बाकी सारे क्षेत्रों में उन्होंने विस्तार कर लिया। अब मेरा नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका, अफ्रीका तथा एशियाई देशों के साथ उनके व्यवहार में क्या अंतर था? उनके व्यवहार में क्या अंतर था? अब देखिए, अगर इन क्षेत्रों पर आप निगाह डालेंगे तो देखेंगे इन क्षेत्रों के साथ उनके व्यवहार में अंतर था। जैसे उनका व्यवहार जो अमेरिकी देशों के साथ हुआ, दूसरे अमेरिका के साथ हुआ, तो अमेरिका में जब वो गए तो वहां के देसी जनसंख्या थी, उसको रेड इंडियंस कहा गया। जब यूरोपीय देश गए तो अपने साथ वो एक बीमारी लेकर गए, पॉक्स। वो तो पॉक्स जैसी बीमारी लेकर गए, 90% जनसंख्या नष्ट हो गई। वहां उनके पास रेजिस्टेंस नहीं था, वो बीमारी को बर्दाश्त नहीं कर सके, 90% जनसंख्या नष्ट हो गई। और फिर एक तरह से इन्होंने अमेरिका को जीत लिया। अफ्रीका के तटीय क्षेत्र को इन्होंने ताकत के बल पर जीता। मस्केट का प्रयोग, मस्केट एक होता था हथियार जो बारूद से चलता था, उससे जीता उस क्षेत्र को, और फिर दासों का व्यापार किया अफ्रीका में। तो अफ्रीका और अमेरिका का एक भी हाल नहीं छोड़ा। दक्षिणी अमेरिका हो चाहे उत्तरी अमेरिका हो, वहां के रेड इंडियंस को दबाया, मारा, सताया, उनकी जनसंख्या कम हो गई। और अफ्रीका में लगभग 1,45,00,000 लोगों को दास के रूप में बेच लिया। और दास को कहां उतारते थे? अमेरिका में उतारते थे, वहां पर बागवानी खेती करवाते थे, प्लांटेशन प्रोडक्शन। लेकिन जब एशिया और भारत में आए तो उनका आने का तरीका बड़ा अलग था। पेटिशनर्स बनकर आए, हाथ जोड़कर कि हम यहां पर आ रहे हैं कि वे व्यापार करने की अनुमति दीजिए। तो भारत और एशिया में उनको एक लंबा इंतजार करना पड़ा, क्योंकि एशिया में बड़े बड़े साम्राज्य थे। पश्चिम एशिया में सफावी साम्राज्य था, भारत में मुगल साम्राज्य था, चाइना में मंचू साम्राज्य था। इतने बड़े साम्राज्यों की उपस्थिति में यहाँ पर दादागिरी उनकी नहीं चल सकती थी, इसलिए यहाँ पर बल प्रयोग का सहारा नहीं लिया। पेटिशनर्स बनकर आए और फिर उन्होंने सरकार से गुहार करके अपनी जगह बनाई और प्रतीक्षा करते रहे जब यह देश कमजोर हो जाएंगे तब हम इस देश को दबाएंगे। लेकिन उसके लिए एक लंबी प्रतीक्षा उनको करनी पड़ी। ओके, अब देखो, अब मेरा नेक्स्ट वन प्रश्न है, वो लोग समझ रहे हैं अंकुर? ओके है? मेरा नेक्स्ट वन प्रश्न है, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम क्या है? यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम क्या है? क्रम क्या है? माने यूरोपीय कंपनियां भारत में आई कैसे, उनका क्या क्रम है? तो कहने की बात नहीं कि पहले वास्को डी गामा ने भारत का पता लगाया, भारत के मार्ग का, माने भारत के वैकल्पिक मार्ग का। तो सबसे पहले जिसमें 1498 में वह उतरा था कालीकट के तट पर। उस समय कालीकट का जो शासक था वो कहलाता था सामुद्रिन, और सामुद्रिन को कहते हैं जमुरिन, उसको जमुरिन कहा जाता था। तो कालीकट के तट पर उतरा तो पहले तो उसको बड़ा विरोध का सामना करना पड़ा, और वह विरोध का सामना किससे करना पड़ा? तो स्वयं यहाँ के देसी शासक, यहाँ के जो अरब व्यापारी थे, अरब व्यापारियों ने विरोध किया। पहले चाहा कि वास्को डी गामा को यहाँ से भगा दिया जाए, लेकिन सामुद्रिन ने उसको शरण दी। और फिर यहाँ से जब वो अपने जहाज पर
मसाले लेकर गया तो 60 गुना अधिक दाम में बेचा। और फिर 1502 में फिर एक बार वास्को डी गामा आया और थोड़ा बहुत बल प्रयोग का भी प्रयोग ये किया। उसके बाद फिर पुर्तगीजों में सबसे पहले डी एल्मीडा नामक पुर्तगीज आए जिसको गवर्नर का पद मिला, और डी एल्मीडा ने ही ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। मतलब क्या? मतलब सामुद्रिक शक्ति पर नियंत्रण। उसके बाद आपको सूचना मिलेगी कि पुर्तगीजों ने यहाँ पर कितनी दादागिरी की है कि पुर्तगीजों ने यहाँ पर एक सामुद्रिक नीति चलाई, उसको कहते हैं करताज व्यवस्था। करताज व्यवस्था में क्या था कि भारतीय राज्यों को कहते थे वो कि आपको अगर समुद्र में अपना जहाज चलाना है तो हमसे एक परमिट खरीदना पड़ेगा, और अगर परमिट आप नहीं खरीदेंगे तो आपके जहाज को हम युद्ध का माल समझ के डुबो देंगे। अब समझ लीजिए, एक तरह से इट वॉज एन ऑर्गेनाइज्ड सी पायरेसी, यानी स्टेट स्पॉन्सर्ड सी पायरेसी, यानी राज्य के द्वारा संचालित यह मतलब सामुद्रिक लूट थी। और उस पैसे से यहाँ पर वो मसाले खरीदते थे। मुख्य रूप से वो मसाले व्यापार से जुड़े रहे। पहले उन्होंने, देखो भारत में जो व्यापार का 3 क्रम है। एक क्रम है जो मैं कल आपको आता हूं तो बताता हूं, एक बार व्यापार का पूरा खाका समझाने के बाद। तब तक आप लोग एनसीईआरटी पुस्तक पढ़ते रहो, और तब हम लोग कल कर्नाटक युद्ध की तरफ भी चलेंगे, और कर्नाटक युद्ध के बाद तब फिर बंगाल की तरफ चलेंगे। लेकिन मैं पहले आपसे यह अनुरोध करता हूं कि आप लोग इतनी चीज पढ़िए। आज हम यहीं पर रोकते हैं, और क्योंकि अभी हम आप जानबूझ के अभी थोड़ा सा आप लोगों के ऊपर कम लोड देते हैं। आप लोग बता देना और भी लोड लेना चाहते हो तो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अभी बिगिनिंग का फेज है, तुमको समझने में मुख्य रूप से बल समझने का की क्षमता डेवलप हो, तो फिर बाकी काम हो जाएगा। और यहाँ पर देखो एनसीईआरटी बुक में मैंने आपको बताया था, एक मुद्दा औपनिवेशिक का दिया था पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर, और फिर किन परिस्थितियों में ब्रिटिश इंडिया कंपनी का पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार मिला, ये कल हमको जवाब चाहिए। किस कारण से इसका अन्य यूरोपीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा शुरू हुई, मैंने व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित हुई, इधर तुम बढ़ोगे। और कल मुझे इस प्रश्न का जवाब दोगे, किन परिस्थितियों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार मिला, किस कारण से इसका अन्य यूरोपीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा शुरू हुई। फिर दूसरा है, बंगाल में कंपनी ने व्यापार का विस्तार क्यों किया तथा यह किस प्रकार से नवाब के साथ मतभेद का कारण बना। और फिर तीसरा है कि बंगाल की दीवानी से कंपनी को क्या लाभ मिला। ये 3 प्रश्न का जवाब कल मुझे आपसे चाहिए। एनसीईआरटी मैंने टिक कर दिया है, और यही प्रश्न आप एनसीईआरटी में देखोगे, कक्षा 8 के एनसीईआरटी में आपको मिलेगी। और कल मैं आता हूं तो आपको पहले यूरोपीय कंपनियों ने कैसे विस्तार किया उसके विषय में, और फिर कर्नाटक से हम लोग बंगाल की तरफ बढ़ेंगे। आप लोग उस पढ़ाई को जारी रखना, और बहुत जल्दी आपको 1-2 दिन में क्लैरिटी मिल जाएगी। कोई प्रश्न इन लोगों की तरफ से? तो आज मैं यही रोकता हूं। मैं जानबूझ के भी थोड़ा सा ये हूं, फिर तो आपका 2 आवर्स के करीब आपका क्लास का ड्यूरेशन होगा। ओके माय स्टूडेंट्स, मैं यही स्टॉप करता हूं, और फिर इसको मैं जारी रखूंगा आगे। कोई भी प्रश्न है तो आप लोग प्रश्न भरें, मैं फिर कल आके आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।